मेरे बांके बिहारी लाल, तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। बाबा जी का बहुत बड़ा हाथ है, आप भी मानते हो इस चीज़ को। उन्होंने जिस तरीके से यूथ को ना कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्ट ही कर दिया पूरा जो है भक्ति की तरफ। तो यंग यूथ जो है, जो लोग सुन रहे हैं, हम जैसे भी उसमें ही हैं। फिर धीरे धीरे तुम हंसे वो बहुत जोर से, तुम कह रहे हो तुमने मारा, मैंने क्या देखा मैं बताता हूँ तुम्हें। मरने वाला भी श्री कृष्ण था, मारने वाला भी श्री कृष्ण था। एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, काली का खप्पर था, हनुमान जी झंडे पे थे जो विराजमान थे, हनुमान जी थे और श्री कृष्ण ही थे सारी जगह। बाबा जी ने मुझे बताया कि ये गाना जब मैंने डब किया तो मैं पूरे रास्ते मोहाली से जीरकपुर तक के डिस्टेंस में मैं सुनते ही जा रहा था इसको। अच्छा। तो मेरी आंखों में तो आंसू थे कि मैंने तो किया ही नहीं है, लिख तो आप रहे हो, कर आप रहे हो, तो करवा दिया उन्होंने। तो अगेन एक हिट गाना हो गया वो। शॉकिंग बात बताता हूँ, मोहित सर ने आज तक नाहन में शो नहीं किया है, लाइव शो नहीं किया उन्होंने आज तक भी। अच्छा, कैन यू इमेजिन। अच्छा। और ऐसे ही मेरा भी कभी लाइव शो या कुछ ऐसा कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट या कुछ भी न्यूज़ से रिलेटेड भी कुछ हुआ कभी भी नहीं हुआ। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम, न तावद सुखम शांति संताप नाशम, वृसिद प्रभो सर्वभूतादिवासम। तो बिहारी जी से आंखें मिला के ही तो चूर चूर सब। अभी भी आप इमोशनल हो गए हो थोड़ा? हाँ, तो मतलब उनके साथ जो है वो, मैं शायद शब्दों में, ये बहुत छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, उनको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। द हिमाचली पॉडकास्ट। नमस्ते, मैं उपदेश और आप देख रहे हैं द हिमाचली पॉडकास्ट। सबसे पहले आप सभी व्यूअर्स, लिसनर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, क्योंकि आपने हमारे पहले और दूसरे एपिसोड को इतना सारा प्यार जो दिया और अभी तक आप देते आ रहे हैं। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं द हिमाचली पॉडकास्ट का एपिसोड नंबर 3, जिसमें हमारे खास गेस्ट हैं रिकी टी गिफ्ट रूलर्स। रिकी टी गिफ्ट रूलर्स को बाबा हंसराज रघुवंशी जी के म्यूज़िक प्रोड्यूसर, कंपोजर्स, उनके साथ एक गा चुके हैं, साउंड इंजीनियर उनके लिए लिख चुके हैं ये गाने, बहुत बड़े हिट गाने इन्होंने उनके साथ किए हैं। रिकी टी गिफ्ट रूलर्स ने शेरीमान और बोहेमिया जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ भी काम किया है। रिकी टी गिफ्ट रूलर से जब मैं इस पॉडकास्ट के दौरान मिला तो उनकी एक अलग ही साइड देखने को मिली, वो थी उनकी स्पिरिचुअल साइड। एंड इस पूरे पॉडकास्ट में म्यूज़िक के अलावा स्पिरिचुअल जर्नी, उनकी स्पिरिचुअल साइड के बारे में भी बहुत सारी हमने बातें, बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें मैं कहूँगा हमने करी हैं। सो मैं ज़्यादा आपका टाइम नहीं लूँगा, जल्दी से जाके आप इस एपिसोड को देखिए। सो रिकी टी गिफ्ट रूलर जी, वेलकम टू द हिमाचली पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और मैं खुश नसीब मानता हूँ कि आपके साथ मिला हूँ और आपके साथ मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच आपके। सो आप संस्कृत में भजन गाते रहते हो, कुछ शुरुआत कुछ संस्कृत में ही हो जाए तो मज़ा आ जाए। शुरुआत मैं करने ही वाला था आपके बोलने से वैसे ही। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जी, बहुत क्यूरियोसिटी है आपको लेके कि रिकी कौन है, रिकी टी गिफ्ट रूलर। सो आप ही बताओ ना, हु इज़ रिकी टी गिफ्ट रूलर? एंड सबसे स्पेसिफिक अगर बात करूँ तो ये रिकी टी गिफ्ट रूलर नाम के पीछे क्या वो है, लॉजिक है? पहले तो मैं एक छोटे से वर्ड में डिफाइन करूँगा। रिकी टी गिफ्ट रूलर्स कुछ नहीं है, प्रभु का दास है जो भी है, सब करने वाले बिहारी जी हैं। अब मैं मेन उस पर आता हूँ कि रिकी टी गिफ्ट रूलर्स, मेरा वैसे ऑफिशियली नेम अभिषेक है, स्कूल से चला आ रहा है। अच्छा, अभिषेक आपका रियल मतलब? अभिषेक जी, लीगल नेम इज़ अभिषेक। हाँ जी। बट हुआ कुछ ऐसा कि स्कूल में मेरे फ्रेंड्स वगैरह होते थे जो मुझे जानते थे, तो घर पे जो नाम लेते थे, निकनेम था रिकी रिकी रिकी, शॉर्ट नेम बोलते थे सभी लोग। तो वही धीरे 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 बच्चों ने स्कूल में बोलना शुरू कर दिया, और रिक्की ओए। हाँ ऐसे काइंड ऑफ। ओके। तो रिक्की रिक्की बोलना शुरू किया। अब क्या हुआ कि टीचर्स भी रिक्की बोलना शुरू कर गए, तो धीरे 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 सबको नाम पता चल गया। अब मैं म्यूज़िक कर रहा था बैक एंड पे, तो अब जब गाना भी रिलीज़ करना था तो मुझे सबसे पहले ये हुआ कि क्या नाम रखना चाहिए, क्योंकि रिक्की सबको पता था। अब एकदम से अभिषेक करता तो उतने ऑडियंस को नहीं पता लगना था। अब रिकी था तो मुझे पता है कि आधी ऑडियंस तो मेरी यही है ना, स्कूल से ही होता है, जो आस पड़ोस के होते हैं वही होती है आपकी फर्स्ट ऑडियंस। तो इसलिए रिकी टी तोमर गिफ्ट रूलर्स। अच्छा, तोमर।
तो ये मुझे शरीमान सर ने नाम दिया था, गिफ्ट रूलर्स। गिफ्ट रूलर का नाम आपको शरीमान ने दिया? जी, ओके। दिया किसी और ने था बट सिलेक्ट उन्होंने किया था मेरे। गिफ्ट रूलर का मतलब क्या हुआ? बस गिफ्ट पे रूल करने वाला। बेसिकली आप वैसे तो आप म्यूजिक लवर्स के हार्ट पे रूल करते हो, तो मतलब हार्ट रूलर हो आप बेसिकली। जी, शुरू से शुरुआत करते हैं। मेरे पास एक्चुअली क्या हो रहा है, जो भी आर्टिस्ट आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, सो मैं उनसे सबसे पहले यही बोल रहा हूँ, शुरू से शुरुआत करते हैं। तो बताइए ना, कैसे कैसे आपका स्कूलिंग कहाँ हुई, और आप हो नाहन से रहने वाले, राइट? जी। तो वो कैसा था ओवरऑल, वहाँ से शुरू करते हैं। नाहन में मतलब इतना म्यूज़िक का नहीं था शुरू से ही, मतलब उस टाइम पे जिस टाइम पे हमने शुरू किया था तो पढ़ाई 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 ही होता है, बच्चों को डॉक्टर बनाना, ये करना। बट पता नहीं क्या हुआ, मेरे ब्रदर को भी क्रेज़ था थोड़ा सा, तो उसने किसी के पास, कज़न के पास गिटार देखा, तो उसने कहा कि पेरेंट्स से ज़िद कर दी कि मुझे भी गिटार लेना है। अब उसने ले लिया, अब वो गिटार आ गया घर में, बट वो ऐसे ही पड़ा हुआ है कवर के अंदर। ओके। तो उसने नहीं सीखा, उसको शौक़ था कि मैं ख़रीद लूँ, और बस पेरेंट्स ने दिला भी दिया चलो कि कुछ करेंगे बच्चे। तो मुझे अंदर से था कि नहीं, कि करना है, सीखना है मुझे। मैंने धीरे धीरे पेरेंट्स से बात की इनडायरेक्टली, क्योंकि क्लियर बोलना ना उन्हें थोड़ा सा लगता था कि यार ये पढ़ाई करवा रहे हैं, ये मैं किस फील्ड के लिए कह रहा हूँ। मैंने बोल पड़ा कि वो भी कहते कि चलो ट्यूशन कर लेते हैं ज्वाइन। मैं बड़ा एक्साइटेड, ब्रदर था नहीं उस वक्त पे, तो मैंने मौके का चौका हो गया। तो मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली 1 महीने की, गिटार क्लासेस। तो सीखा थोड़ा बहुत, उनसे सीखा, जो भी ज्ञान लिया उनसे। वो डीएवी स्कूल में एक नाहन में एक टीचर होते थे, वो नाम नहीं लोगे तो उनको बुरा लग जाएगा। सुनील सर। अच्छा। तो वो लोग तो सिखाते थे। धीरे धीरे गॉड गिफ्टेड चीज़ें होनी शुरू हो गई। गिटार को और सीखना खुद ही उस पर लीडिंग, खुद ही कॉर्ड्स, खुद ही बुक्स वगैरह से। इंटरनेट इतना नहीं था उस वक्त पे। जब आप उस वक्त की बात करते हो ना, मेरे पास एक और आर्टिस्ट आए थे, किशन वर्मा जी, वो भी बार बार कह रहे थे उस वक्त। तो मैं उनको बोलता था कि प्लीज़ सर, उस वक्त के साथ ना थोड़ा ईयर या कुछ बता दोगे तो ऑडियंस को पता रहेगा। जी, 2008-9 की बात है। मैं शायद 8-9 क्लास में ही होगा। मैंने 7th में गिटार शुरू किया था सीखना, और 8th-9th से मैंने सिखाना भी शुरू कर दिया था बच्चों को ट्यूशन में। 200 रुपये फीस लेता था उसमें। गॉड गिफ्ट ही है भाई। तो उसी बीच में ही मुझे गोल्ड वेव सॉफ्टवेयर आता था एक, बिल्कुल, तो काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा। तो 4-5 MB का सॉफ्टवेयर था, बहुत छोटा सॉफ्टवेयर। हाँ, तो उसमें ना वैसे ही किसी ने दिया मुझे, तो उसमें कटिंग, चॉपिंग, ये सब होता था। शुरू किया रिकॉर्ड करना, हो गया। अब टेकामाइन का गिटार था, तो उसमें साउंड कैप्चर हो रही थी। मैंने बोला, वो मेरी वोकल्स भी रिकॉर्ड हो गई। माइक था उसमें, तो कैप्चर किया उसने। मैंने उसको मर्ज कर दिया, तो वो गाना रिकॉर्ड हो गया। अच्छा। मैं मोहित चौहान सर का काफ़ी बड़ा फ़ैन था शुरू से ही। तो थे या हो? अभी भी, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। उस टाइम तो मैं पागल ही था उनके लिए, क्योंकि मुझे पहले तो विश्वास नहीं होता था कि वो नाहन से हैं। अच्छा। विश्वास नहीं होता था, बट जब मैं उनसे, जैसे मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि तुम नाहन से हो। आई यूज्ड टू थिंक कि तुम हरियाणा या साइड से कोई कहीं से हो। क्यों? क्योंकि जो गायकी भी है ना, गायकी में वो जो हरियाणवी फोक है, रागिनी है ना, जो उस टाइप वाला, जो वो वाली वाइब मुझे आती है। एंड आई वाज लाइक कि भाई होंगे हरियाणा साइड से। तो जब बाद में पता चला कि भाई तो अपने नाहन से हैं। बहुत कम लोग जानते हैं, सो आज पता चल जाएगा। जी। ठीक है, सो फिर तो मोहित सर से मैं मिल गया। मोहित सर से जब मैं मिला तो पता चला कि अच्छा ये नाहन से ही हैं। उनसे बातचीत हुई, उन्हें भी लगता था, मैं उनसे क्योंकि 9-10 बार मिल चुका, और मैं हर बार उठ के घर चला जाता था। कैसे, मतलब मिलना कैसे हुआ? मतलब बस ऐसे ही, उनके फादर, किसी ने बताया कि इनके पिताजी हैं। हाँ। तो अब वो होता था, अंकल जी के पाँव छुए, अंकल जी को कहना कि अंकल जी सब्जी ले जा रहे हो, मैं छुड़वा देता हूँ घर पे। अच्छा। तो उनके है ना, तो एक रिस्पेक्ट भी थी। तो अंकल जी बताते थे मुझे सब कुछ। मैं रोकना चाहूँगा। जी बताइए। यूजुअली फिल्मों में हम क्या देखते हैं, हीरो होता है, हीरो को पता होता है कि ये फलानी लड़की है, यहाँ रहती है, यू नो, आई वांट टू डू फ्रेंडशिप और प्यार वाला सीन, जो भी प्यार वाला चक्कर होता है, बाबू या जो भी होता है वो। अच्छा, अब कैसे करे? तो या तो लड़की की माँ, पिताजी कहीं दिख जाए मार्केट में, उनके साथ हाय हेलो, उनकी सब्जियां ले जाना, काम वगैरह करना। फिल्मों में ऐसा होता है। यहाँ हो रहा था गुरुजी के लिए। वाह। तो सर से मैं मिल भी गया। उनको लगा कि फ़ोटो का चक्कर होगा, तो एक काम करना, सुबह आ जाना फ़ोटोज़। मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ, फ़ोटो भी खिंचा ली कि अब क्या हो। तो उन्होंने पूछ ही लिया। मैंने, वो पूछते कि क्या चाहते हो आप? कि सर मैं ऐसा सब म्यूज़िक करना शुरू किया है, आप मुझे बताओ
कि क्या करना चाहिए मुझे, कैसे करना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे करो, आप ड्रम्स को ऐसे प्रोग्राम करो, बेस गिटार को ऐसे करो। उस टाइम वो लाइव ही चलता था, अब तो खैर काफ़ी VSTs वगैरह आ चुकी हैं, तो उस टाइम लाइव का ज़्यादा होता था। उनका बेस गिटार इंडियन ओशन में राहुल राम जी हैं, वो करते थे। तो ऐसे ही ऐसे उन्होंने काफ़ी कुछ चीज़ें बताई, फिर धीरे धीरे बढ़ गया। चलो जस्ट अब आ गई +2, सर से गैप हो गया, जो भी था मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। इवन उन्होंने कहा भी कि तू अपनी ऐसा करना कि तुम अपनी CD वगैरह बना के मुझे देना, मुझे अच्छा लगेगा तो हम करते हैं कुछ। मोहित चौहान साहब ने उन्होंने कहा पर्सनल नंबर भी दिया। और ये कब की बात है? ये 8-9 की तुमसे ही बहुत बड़ा हिट हो गया था। Yes. तो उन्होंने कहा कि चलो ठीक है। फिर मैं अपनी फील्ड में आ गया। मुझे था कि फाइनली लिंक्स नहीं काम करते, आपके अंदर का टैलेंट और आपका हार्ड वर्क ही होता है जो होता है। चलो +2 हो गई। +2 के बाद अब घर वालों को कह दिया, क्योंकि उस टाइम पे रिकॉर्डिंग तो चलती थी, घर वालों को भेज देना बाहर कि आप थोड़ा धूप सेक लो या मार्केट जाओ, मंदिर जाओ। तो उस बीच में मैं जब तक वो आते थे तो गाना रिकॉर्डेड होता था पूरा, उन्हें सुनाता था। उन्होंने इतना सीरियस लिया ही नहीं कभी। मैं यहाँ रोकना चाहूँगा। जी प्रभु जी। मदर फादर क्या करते हैं? फादर मेरे ASI थे, अभी रिटायर हो चुके हैं पुलिस में। पुलिस वाले? तो सोलन में भी उन्होंने किया, लाहौल स्पीति कहीं। क्या नाम है फादर का? श्री शमशेर सिंह जी। नाम लेते हुए भी डर रहा है आदमी। पिताजी का नाम तो लेते हुए नाम भी वैसा है ना फिर, शमशेर सिंह जी। हाँ जी। और मदर हाउसवाइफ? हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा। सो सपोर्टिव थे पहले से ही? बहुत सपोर्टिव। मेरे मदर सपोर्टिव थे, पापा तो थे ही, बट होता है ना कि एक जब तक मदर आपको है ना पिताजी को ना कहे, तो मैं तो माता को ही बोलता था कि आप बोलो आप बोलो। अच्छा। उनसे डर लगता था कि नहीं क्या बोलना उन्हें। कुछ टाइम तो उन्होंने सुनी नहीं। तो +2 के बाद एकदम से बोल रहा है एक बच्चा कि मुझे तो ये करना है। वो कहते हैं होता क्या, मुझे समझाओ तो, स्टूडियो हमें क्या पता है। मैंने समझाता था, एक कॉपी पे ऐसे एक दरवाज़ा होगा, ऐसे होगा, यहाँ पे एक रिकॉर्डिस्ट होगा, यहाँ पे सिंगर जाएगा, वो गाएगा, ऐसे ऐसे करके पूरा मतलब स्टूडियो का एक स्ट्रक्चर बनाते थे, बना के उनको समझा देना है। अच्छा, समझ जाते थे? नहीं समझ में आया उन्हें, 2 साल तक नहीं पता चला कि ये काम क्या होता है। अच्छा। मम्मा को था भरोसा कि कर लेगा, क्योंकि मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं उस टाइम पे जागरण भी करता था एज अ गिटारिस्ट। मैंने जागरण वगैरह भी किए हुए हैं। किसके साथ? लोकल पार्टीज वगैरह होती थी। तो स्कूल में उन्होंने सुना था, कोई गिटारिस्ट था नहीं, कोई कम बहुत गिने चुने गिटारिस्ट थे, तो उन्होंने कहा कि आओ। जो थे तो वो रॉक स्टार फील्ड में थे, तो वो चाहते नहीं थे कि जागरण करें। अब मुझे था कि कहीं से भी एक्सपीरियंस मिले तो कर सकता हूँ मैं, कुछ तो करूँ, मुझे वेले नहीं रहना है। तो मदर ने फाइनली डिसीजन लिया, ठीक है आप एक काम करो। मैं दिल्ली जा रहा था, उन्होंने कहा दिल्ली दूर हो जाएगा, आप इतने बड़े नहीं हुए, आप एक काम करो चंडीगढ़ में ही रुक जाओ। कौन सी ईयर में? ये 12-13 के आसपास की बात है। अच्छा। मैं आ गया था उस टाइम पे। तो उस टाइम पे फिर मदर ने कहा कि सामान ले लिया हमने, अम्बाला से सामान खरीदा, स्टूडियो बना लिया। अब वो देव सर के पास, वो कहते कि ऐसे ही नहीं होना, कि हमें तो भरोसा नहीं। देव नेक्स्ट लेवल सर, देव नेक्स्ट लेवल जिनका यूट्यूब चैनल भी है। प्रोडक्शन मैंने सीख लिया था, म्यूज़िक गॉड गिफ्टेड था, मैं अरेंजमेंट करता था सारे, थोड़े बहुत राग पे भी एक्सपेरिमेंट खुद से ही कर रहा था कि एक सुन के नुसरत फ़तेह अली खान साहब सुन लिए थे काफ़ी, तो और अपने जुनून बैंड काफ़ी सुन लिया था। मोहित सर को तो आप बता ही दिया मैंने आपका, पी चुके थे उनका तो काफ़ी फॉलो किया। गाना भी आया था उनका, एक पी लूँ काफ़ी मतलब उनका। तो फिर ऐसे ही फिर सामान लिया और धीरे धीरे शिफ्ट हो गया मैं। अब देव सर के पास, उन्होंने कहा कि अब हमें तो यकीन नहीं है कि आप जो करते हो, तो एक काम करते हैं कि आप कहीं से क्लासेस ले लो, थोड़ा सा और आप निखर जाओगे। अब उन्हें नहीं पता था कि कितना आता है कितना नहीं। तो मुझे साउंड डिज़ाइनिंग में और मिक्सिंग मास्टरिंग में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि एज़ यूजुअली आपको पता है कि हर एक आर्टिस्ट को आती है, सब चाहते हैं कि मेरी ऐसी क्वालिटी नहीं आ रही। सर के पास गया, वो मिक्स मेरा पंचर कैसे साउंड करे, नहीं कर वो ओवरऑल मतलब वो पंच की मिसिंग क्यों है, तो ये वोकल्स क्यों नहीं बन पा रही हैं उस तरीके से जिस तरीके से, मतलब वो कट थ्रू क्यों नहीं कर पा रही हैं। बिल्कुल। तो सर ने मुझे, हमने 6 महीने की क्लासेस की। फाइनली सर ने मुझे बताया कि ये कोई गुरु मंत्र नहीं है इस चीज़ का कि आप कोई रूल है कि आप ऐसे करो तो क्वालिटी आ जाएगी। आपको फाइनली करना क्या है, एक्सपीरियंस आपकी ईयर ट्रेनिंग पे है। तो ठीक है, मैंने किया और मैं आ गया। उसके बाद भी नहीं आई काफ़ी बार क्वालिटी। तो धीरे धीरे कोई गिटार क्लासेस के लिए ही आ गया। अब सर्वाइव करना था, काम नहीं आ रहा था। पिताजी कहने लगे कि मुझे तो पता था कि ये कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट है, तो पैसा डूब जाना था ये। और वो कहते हैं ना कि धीरे धीरे भगवान आपके लिए सारी चीज़ें। कोई क्लाइंट आया, उसने कवर सॉन्ग करवाया, 4000 रुपये पे किया। तो फिर धीरे कोई 8000 रुपये पे आया। गिटार सिखा रहा था किसी को, वो फीस आ जाती थी।
अब वो कड़ियाँ जुड़ी हैं ना आपकी, तो कहते हैं, तो वो गिटार सीखने आए थे। जब उन्होंने देखा कि गिटार बजाता है, पंजाब में गिटार का इतना नहीं था उस टाइम ट्रेंड, सोच सॉन्ग में आया था दीप रागवा जी ने, और बहुत बढ़िया गिटार बजाता था, उसमें गिटार और हारमोनियम बहुत सही बजाता था, बहुत सही था। तो वो गाना था, तो लोग चाहते थे कि हमारा म्यूज़िक ऐसा हो और ये गिटार प्ले करते हैं। तो वो कहीं ना कहीं शहरीमान सर से जुड़ा हुआ था, जो है ना भैया थे वो जुड़े थे उनसे। तो उन्होंने फिर, हम डमीज़ वगैरह बनाते गए, एक एक्सपीरियंस भी लेना था, तो धीरे धीरे वो वोकल्स गाते थे, रिकॉर्ड करते थे, चलता रहता था ऐसे ही। अच्छा। तो ये गाना बना दिया था हमने, चांदी की डब्बी, आइटम सॉन्ग था वो, जिसका कोई लेना देना ही नहीं बैकग्राउंड से। शहरीमान साहब के साथ? हाँ, वो वैसे ही बना दिया हमने, क्योंकि मैं आपको सीरियसली बताऊँ तो मैंने काफ़ी ज़्यादा हिंदी म्यूज़िक भी नहीं सुना था, मोहित सर की वजह से हिंदी सुना। मैं बहुत सारा रॉक म्यूज़िक सुन रहा था, मेटालिका, निर्वाणा, लेड ज़ेपलिन, स्टेयरवे टू हेवन वगैरह ये चले हुए थे, इवन लिंकिन पार्क, ये सब इन तक मैं पहुंच गया था। तो पंजाबी गाना मेरे लिए एक बहुत चैलेंज था, अलग ही टेरिटरी, अलग ही मतलब सिस्टम ही ऑपोजिट था पूरा। वो ढोल बीट्स को प्रोग्राम करना, तो है ना, और ढोल में भी ऐसा होता है फिर वो एकदम वो पंच लेके यहाँ पाना, ताकि जो वो डीजे पे बजे जी, और वो सब बेस का वो प्रॉपर एकदम पंच, वो एक एक चीज को मतलब इस तरीके से कि मतलब लगे कि भाई हाँ इसकी साउंड अलग से साउंड बोलना बहुत इजी है कि ये ऐसे हो सकता था, ये देसी सा लग रहा है, ये लग रहा है, उसके पीछे जो मेहनत लगी है ना, तो वो उस आर्टिस्ट को ही पता होती है कितनी रातें उसने लगाई हुई हैं। मैं यहाँ रोकूंगा आपको, थोड़ा सा पीछे रह जाऊंगा। जब आप ये कर रहे थे स्कूल वाली बात, जब आप स्कूल टाइम में आप कह रहे हो आप प्रोग्रामिंग स्टार्ट करती थी, तो कौन से सॉफ्टवेयर पे करते थे आप? थोड़ा सा टेक्निकल है बट जस्ट कुछ टेक्निकल लोग भी होंगे। बिल्कुल बात करते हैं इस पर भी। तो कोई भैया थे, तो हम लाइब्रेरी में गिटार प्ले करते थे, सुना था कि मोहित सर भी यहीं प्ले करते थे, तो होता था कि एक है ना, हम भी यहीं प्ले करते हैं, कुछ हो जाए, हमारा भी उद्धार हो जाए इस जगह पे। कैसे कैसे थॉट्स आते थे ना उस टाइम, मतलब मासूम सा वो बचपना होता था, तो क्या कुछ कर सकते हैं हम लोग। प्ले करते थे, तो एक भैया है, वो कनाडा में रहते थे, और उस टाइम MTV रॉक ऑन चला था, जिसमें निर्दोष सर जो हैं, आज माधवास में माधवास बैंड, हाँ माधवास बैंड में। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे निर्दोष जी मेरे अच्छे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि वो FL यूज़ करते हैं, तो आप भी उस पर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, अच्छा म्यूज़िक बना सकते हो। FL स्टूडियो। मैं चला गया साइबर कैफ़े, उस टाइम 100-200 रुपये एक घंटे के लिए मिलते थे, तो यूज़ करना, डाउनलोडिंग फिर नहीं होती थी। फ्रेंड्स जो थे वो फेसबुक के लिए जाते थे, और वहाँ मेरा स्ट्रगल अलग ही चला हुआ है। ये बंदा अपना FL स्टूडियो का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने लगा हुआ है, दोस्त आगे दोस्ताना बढ़ा रहे हैं हम लोग के साथ। हाँ जी, ओके। FL लगा दिया डाउनलोड पे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, वो लगा नहीं। साइबर कैफ़े वाले कहने लगे कि आप क्या डाउनलोड पे लगा रहे हो, हमारा तो बिल बहुत ज़्यादा आ गया इस चीज़ का। ओके। तो निर्दोष सर से मैंने फेसबुक पे ढूंढा उनको, उनसे बात करनी शुरू की, क्योंकि उस टाइम इतने ट्यूटोरियल नहीं थे, गिटार सीखने के लिए नहीं थे, तो म्यूज़िक प्रोडक्शन तो कहाँ ही होंगे। जो भी थे वो किया, हमने सीखा, निर्दोष सर ने बताया ये साउंड कार्ड होता है, साउंड कार्ड ऐसे यूज़ किया जाता है। मैंने कहा साउंड कार्ड होता क्या है क्यों लेना है मैंने, तो उन्होंने बताया लेटेंसी होती है, लेटेंसी के लिए थोड़ा यूज़ करो, क्वालिटी भी आपकी एनहांस होगी, ईयर्स पे भी आपका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन के लिए भी चाहिए। बिल्कुल वो सब के लिए है ना। तो किया मैंने खरीद लिया जो भी था। तो निर्दोष सर ने काफ़ी गाइड किया, वो सभी लोग फिर गायब हो गए उस जर्नी के बाद। अच्छा, गायब होता है? क्योंकि होता है, मैं बता रहा हूँ ना, मोहित सर मिले, उसके बाद उनसे भी बात नहीं, पर्सनल नंबर दिया उन्होंने, मेरे पास आज भी है, तो मैं कभी कभी विश कर देता हूँ उन्हें, शायद उन्हें याद भी नहीं होगा अभी कि कौन है क्या है। कभी कभी मोहित चौहान सर को गाना नहीं भेजा कोई अपना, कोई कुछ इतने हिट गाने हैं आपके, शिव समा रहे मुझ में से लेके? उन्हें इनडायरेक्टली पता है, क्योंकि मेरे एक बहुत क्लोज भी हैं जो उनके चाइल्डहुड फ्रेंड हैं, विनय भैया, ओके, नाम से हैं, और उन्होंने छोटे भाई की तरह ही रखा है हमेशा, और सपोर्ट भी किया है, चीज़ें सिखाई कैसे होती हैं, क्योंकि वो भी म्यूज़िक से रिलेटेड ही थे। उन्होंने फिर उन्हें बताया भी, चलो ऐसे ऐसे करते हैं, तो बाद में मिले भी हम, ऐसा नहीं है, मिले भी उसके बाद, तो गैप पड़ता गया, सब चीज़ों से गैप पड़ता गया, क्योंकि पंजाबी म्यूज़िक में एंटर हो गया था। नाहन में ऐसा क्या है यार, एक दूसरे को सपोर्ट करने वाला कल्चर, अच्छा ऐसा इस टाइप का कल्चर है क्या? बिल्कुल एकदम थोड़ा तुम्हारी बातों से तो यही लग रहा है कि कि एक दूसरे को सपोर्ट करते थे, एंड देन इन्होंने ये गाइड किया, उन्होंने वो किया, ऐसा इनिशियली आपको कोई सपोर्ट नहीं करता, टू बी फ्रैंक। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे बहुत सपोर्ट मिला, नाहन से जितना कम सपोर्ट मुझे मिला है, ठीक है, बट मैं उस चीज़ को पॉजिटिव लेता हूँ कि जो भी है अच्छा है, जितना मेरे भाग्य में प्रभु ने लिखा है उतना मुझे मिल रहा है, जितनी ऑडियंस वहाँ से मिलनी होगी। तो वहाँ से थोड़ा है कि जैसे अभी
बाबा जी के थ्रू जो गाने हैं वो वर्ल्ड वाइड चले हुए हैं। बाबा हंसराज रघुवंशी, बाबा जी का अभी जिक्र पूरा करेंगे उनका अभी आगे। तो हाँ, तो बाबा जी के गाने पूरी दुनिया में मशहूर हैं इस टाइम, तो सारी दुनिया में सुन रहे हैं। बट एक होता है ना कि मुझे ऐसा होता है कि अब मेरे घर में मुझे कोई नहीं सुन रहा है और बाहर की ऑडियंस जो है वो मुझे इतना प्यार दे रही है, तो कहीं ना कहीं वो लगता है कि कुछ मिसिंग है। बट मुझे क्या है कि एक्सेप्ट है ये चीज़ भी, चलो जैसा जा रहे हैं प्रभु। ओके, तो वहाँ से इतना सपोर्ट नहीं है। मोहित सर का मैं बताऊँ तो किया उन्होंने, ठीक है, एट लास्ट तो मुझे मेरे ही टैलेंट ने और हार्डवर्क ने ही आगे पहुँचाना है। तो इवन आपको मतलब एक शॉकिंग बात बताता हूँ, मोहित सर ने आज तक नाहन में शो नहीं किया है, लाइव शो नहीं किया उन्होंने आज तक भी। अच्छा, कैन यू इमेजिन? अच्छा। और ऐसे ही मेरा भी कभी लाइव शो या कुछ ऐसा कोई इंटरव्यू या पॉडकास्ट या कुछ भी न्यूज़ से रिलेटेड भी कुछ हुआ कभी भी नहीं हुआ। मैं तो कौन हूँ, मोहित सर बहुत बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हैं। तो ये चीज़ आप रिलेट कर सकते हो कि किस तरीके से उनको सपोर्ट है वहाँ पे। ओके, तो क्योंकि मेले वगैरह भी तो होते ही रहते हैं, कितने होते हैं वहाँ पे, बहुत से आर्टिस्ट आते हैं, बट नाहन में कभी मोहित सर का लाइव ही नहीं हुआ। मैं ये वैसे वाला तो नहीं है, घर की मुर्गी दाल बराबर? ये ऐसा ही कुछ समझो आप। अच्छा, ओके। वही हमें कदर नहीं होती ना। बट हमें अपनी मिट्टी की कदर है, हम लोग या कोई भी है वो हम लोग है, हमें पता है कि हम पले बड़े हैं, तो हमें उस चीज़ का है थोड़ा सा। मोहित सर भी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, उनकी विकीपीडिया में आप पढ़ना, नाहन लिखा ही है, बहुत बड़ी वो जी। इवन एक लाइव शो हुआ था उनका, एक शो आया था जिसमें उन्होंने स्टेज पे भी बोला था कि मैं एक शहर से हूँ, हिमाचल में, नाहन। स्टार प्लस पे आया था, स्टार प्लस पे आया था, जिसमें नीति मोहन जी वगैरह, श्रेया घोषाल जी, मीका बाजी सब थे। वो बैटल ऑफ ऐसी होती थी बीच में लंबा, जी, समझ गया मैं। तो उसमें उन्होंने नाम लिया था, बहुत बड़ी बात होती है। तो हाँ, और इवन नाहन वाले तो आपको वो सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, तो अच्छा, सोचते हैं कहीं ना कहीं। ओके जी प्रभु जी। तो वापस आते हैं वहाँ पे FL स्टूडियो पे, आप डाउनलोड करके लेके आए। जी, तो FL स्टूडियो नहीं हुआ डाउनलोड। अच्छा, नहीं 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं हुआ। हाउ फ्रस्ट्रेटिंग इट इज। फिर वो गोल्ड वेव 4 MB, मैंने कहा संतुष्टि ऐसी नहीं करते हैं। तो कोई भैया जो भी मुझे पता लगता था कि ये नाहन से हैं और ये बाहर स्टूडियो से रिलेटेड काम कर रहे हैं, मैं पीछे लग जाता था उनके। अच्छा, उन्होंने एक दिन बोल ही दिया, यार मेरी पेन ड्राइव में ना क्यूबेस पड़ा है 5, उसमें कोई लाइसेंस का भी इतना नहीं होता था, लाइसेंसर आता था उसका। आपको पता ही होगा, आपको सब पता है इस चीज़ का। तो वो इंस्टॉल करते थे, उसका प्रोसीजर होता था कि अपडेट बाद में इंस्टॉल करना है, पहले सेटअप इंस्टॉल करना है, लाइसेंसर सबसे लास्ट में करना है। तो किया, तब पता चला रिवर्ब कुछ होती है, डिलेज किसको बोलते हैं। 8-9 से ही मैंने गाने लिखने भी शुरू कर दिए थे। भोले गाना सुना होगा आपने, सब कुछ मिला रे भोले, सब कुछ मिला रे भोले। यस, बिल्कुल सुना है, उसके बारे में मेरे कुछ ऑब्जर्वेशन भी है। हाँ जी। अब बताओ ना आप क्या कह रहे हो। तो वो उस टाइम लिख दिया था, जुनून बैंड को काफ़ी सुना था, तो सूफी अंदाज, नुसरत फ़तेह अली खान साहब, तो ये सब अंदर, ये 9th में लिखा हुआ है। ये 9th में लिख दिया था। सो बेसिकली सब कुछ मिला रे भोले में सुन के मुझे ऐसा लगा कि इसमें बाबा हंसराज रघुवंशी द सिंगर जो है वो रिक्की टी गिफ्ट रूलर द कंपोजर के हिसाब से गा रहा है। जैसे कंपोजर ने उसको कंपोज किया है, जिस वाइब में कंपोज किया है, वो पूरी छलक रही थी उसमें, कि लग रहा था कि ये रिक्की ने कंपोज किया हुआ है। अगर वहाँ लिखा भी नहीं होता ना कि ये कंपोजिशन बाय रिक्की, वो अंडरस्टूड ही बात होती। क्यों? क्योंकि जो आपका स्टाइल है यूडलिंग का, जो आप उसमें टेक्सचर डालते हो अपने गाने, उसमें वोकल में गाते टाइम पे, वो उस पूरे गाने में दिखा है। बाबा जी का भी अपना स्टाइल है, वो एक संयोनी गाना है जी, संयोनी। उसकी जो म्यूजिक की वाइब है, पूरा ओवरऑल जिस तरीके से तबले से लेके फिर जो गिटार का जो टोन बनी पड़ी है, वो सब मतलब वो उस गाने को सुनकर मुझे उसके साथ रिलेट किया मैंने जी। सब कुछ मिला रे भोले को, जो अरेंजमेंट आपने जिस जो वाइब देने की कोशिश की है आपने, उसको सुन के लगा कि यार ये वो वाली मुझे याद दिला रहा है, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आपने 9th में लिख दिया था? 9th में लिखा था, कुछ सूफी अंदाज में ही लिखा था, मौला या कुछ भी वर्ड, ऐसे वर्ड यूज़ किए हुए थे इसमें। फिर क्या हुआ? तो जब मैं बाबा जी से मिला तो बाबा जी ने, ऑल दो इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। हाँ, तो अभी शॉर्ट में बता देता हूँ। बाबा जी को वैसे ही सुनाई, कॉम्पोजिशन मेरे पास पड़ी है, तो उस टाइम भक्ति में इस तरफ आ गया था मैं, अपने धर्म की तरफ थोड़ा सा। फिर मौला से फिर आप भोले की तरफ आ गए। भोले के वक्त बाबा जी ने बना ही दिया था, पूरी दुनिया को बना दिया था, तो हम भी उस दुनिया में शामिल थे थोड़े से। ओके। तो भोले किया हमने, अच्छा, बस उसको किया और वो गाना बन गया। और बाबा जी का बड़प्पन है कि वो मुझे फ्रीडम देते हैं कि जैसा आपको सही लग रहा है आप करो, एट लास्ट देख लेंगे जो भी होगा। तो उन्होंने फ्रीडम दी है शुरू से लेके, तो मुझे लगता है आर्टिस्ट और अच्छा काम कर पाता है जब एक है ना
उसके ऊपर बर्डन ना हो, फ्रीली मिले। तो रिकी द लिरिक्स राइटर के बारे में भी आगे बात करेंगे। हाँ जी। सो आप फिर आगे हम शरीमान साहब के साथ शरीमान सर से उन्होंने मिला दिया मुझे मिल कि गए ऐसे गाना चांदी दी डब्बी था। उन्होंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, जिसने म्यूज़िक किया है और आप आज मुझसे आके मिल लो। मैं नान में था उस वक्त। मैं रात को शाम को 6 बजे निकल गया और रात को 9-10 बजे वहाँ पहुँचा उनके पास। वहाँ पार्टी वार्टी चली भी थी उनकी, बैठे हुए थे वो लोग। मैं गिटार ले गया था साथ में, अपना हथियार वेपन। हाँ बिल्कुल। तो हमने बजाया, काफ़ी इन्जॉय किया, उन्होंने तारीफ़ की। बट वो होता है ना, पार्टी में काफ़ी लोग थे तो उस हिसाब से वो बातें भी नहीं शेयर हो पाई। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम मिलेंगे फिर से। और सुबह ही उनका फ़ोन आ गया कि एक काम करो, हम आज मिलते हैं डिनर पे, मेरे घर पे आ जाओ। कैसा लगा था जब पता चला कि भाई शरीमान साहब ने बुलाया है मिलने के लिए, घर पे बुलाया एक है? सपना जैसा था कि ये होता है ना कि एक आर्टिस्ट, जब हम किसी आर्टिस्ट से नए नए मिलते हैं, जैसे हम टीवी पे देख रहे होते हैं ना, जब सामने देखते हैं तो थोड़ा सा तो लगता ही है, वो आप समझ सकते हो कि कैसा फील होता है। फैन मोमेंट। फ़ैन मोमेंट। तो उन्होंने फिर धीरे धीरे उन्होंने कहा कि एक काम करो, आप मोहाली में रह रहे हो, आप मेरे पास रहो, हम लोग डमीज़ बनाएंगे, गाने करेंगे और बहुत कुछ कर सकते हैं। हमने 2 दिन में वहाँ से रूम शिफ्ट किया। शायद एग्रीमेंट भी किया हुआ था उनके साथ, 1 साल का होता है हर जगह रेंटल। तो वो एग्रीमेंट वगैरह किया हमने, भैया को समझाया, भैया काफ़ी अंडरस्टैंडिंग थे। तो उन्होंने कहा कि आप चले जाओ, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आप जाओ। उन्होंने फ्लैट दिलवा दिया था उधर। वहाँ पे शरीमान बुला रहा है यार, कौन नहीं जाना चाहे, कौन मना करेगा? वो मतलब समझदार बंदा वो तो सीधा ही बोलेगा कि जी। तो उन्होंने काफ़ी डमीज़ बनाई, हमने एक गाना बना दिया था हमने वैसे। डमीज को अगर मतलब ये वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है तो सबको नहीं पता होगा। तो डमी क्या होता है कि जब कोई कंपोजिशन कुछ भी कंपोज करते हैं, कुछ भी लिरिक्स लिखते हैं, कुछ भी, एंड देन जब उसको ऐसे रफ स्क्रैच रफ बेसिकली जब उसको गाया जाता है, थोड़ा बहुत म्यूज़िक लगा के अच्छा चेक करते हैं कि ये कैसा लग रहा है, कैसी वाइब आ रही है, तो उसको हम डमी बोलते हैं अपनी उस टेक्निकल टर्म में, राइट? ऐसे ही कुछ है? बिल्कुल। ताकि वो क्लैरिटी रहे लोगों को बोले डमी डमी क्या बोली जा रहा है। हाँ, तो हम स्क्रैच डमीज़ वगैरह बनाते रहते थे। सर बाजी जो हैं वो क्रिकेट के बहुत शौकीन थे, तो शरीमान बाजी बहुत ज़्यादा। तो बाय द वे जी, आज उनका बर्थडे उनका आज। इससे लोगों को पता चल जाएगा कि ये एपिसोड कब शूट हुआ है। जी क्योंकि ये डलेगा तो बाद में। जी। ओके। 2 काम होते थे, इतना नाम नहीं था, इतना काम नहीं था। तो काम ही क्या होगा, एक तो आप डमीज़ बनाओ, दूसरा आप क्रिकेट खेलो। वो इतने शौकीन होते थे, वो सुबह ही आते थे दरवाजे पे, कहते थे आज चलिए तो चले जाते थे हम, दिन भर खेलते थे, आके फिर डमीज़ बनाते थे। एक गाना वैसे ही बन गया, क्यूट मुंडा आपने बनाया हुआ है? आपने म्यूजिक दिया उसमें? ओह वाओ। तो वो वैसी डम्मी बनी। हुंदा नहीं जे तू क्यूट मुंडा, है ना? जी, तेनू कदों दा मैं छੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, समथिंग लाइक दैट। ओके। तो उसका म्यूजिक रिकी टी गिफ्ट ने दिया है हमारे नाहन के। नाइस। ओके। तो वो गाना डमी बनाई। अब हुआ क्या मेरे साथ, होता क्या सिस्टम कि मैं एकदम से बीमार हो गया, बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ मेरे बचपन से ही चले आ रहे हैं। डॉक्टर्स की भी काफ़ी गलतियां रही हैं, तो उस वजह से काफ़ी दिक्कत। कैसे? मैं छोटा सा किस्सा बताता हूँ। मुझे ना, अब जैसे रात भर जागते थे तो चाय पीता था मैं काफ़ी ज़्यादा। चाय की वजह से ना एसिड रिफ्लक्स वगैरह जो प्रॉब्लम होती है ये हुई थी। अब डॉक्टर्स के पास गया तो डॉक्टर्स, क्योंकि खांसी भी होती है उसकी वजह से, कफ वगैरह, तो उन्होंने कहा कि आपको टीबी है। अच्छा। टीबी थी नहीं मुझे। डॉक्टर्स ने जब फाइनली 1 साल मैंने मेडिसिन खाई, और वो इतनी ज़्यादा हैवी मेडिसिन होती हैं, जिन लोगों ने ली है तो उन्हें पता ही होगा, तो उससे पूरे दिन ऐसे ही लेटे रहना, मेरा 1 साल ख़राब हुआ उसमें। आपको टीबी नहीं था, बट टीबी की आपको 1 साल तक दवाई दी गई। अरे बाप रे। उसने मेरे इंटेस्टाइन में बहुत ज़्यादा गंदा इफेक्ट किया, पेट पे, स्टमक पे, उसने अल्सर्स बना दिए। तो धीरे धीरे मैं, मतलब मेरी हेल्थ का बहुत ज़्यादा काम ख़राब हो गया वहाँ से। तो वो डमी बना दी, बट मैं हो गया बीमार। अब मैं घर चला गया। अब वो जो ट्यूबरक्लोसिस से जो हुआ हार्म, वो धीरे धीरे पता चला, स्लो पॉइजन की तरह उसने इफेक्ट किया। उसने इंटेस्टाइन पे जो इफेक्ट किया, वो धीरे धीरे डॉक्टर्स को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या। मतलब एक हार होती है ना, वो आ चुकी थी घर वालों को भी, सबको, क्योंकि इलाज ही नहीं हो पा रहा था, बड़ी चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। तो शहरी सर का मुझे फ़ोन आता है उसी हालत में, ICU में था मैं उस वक्त। अच्छा। तो उन्होंने फ़ोन किया, उन्होंने बताया कि भाई ये गाना जो है ना, मैंने बहुत लोगों से बना लिया, बट
मुझे लगता है ये भाई तेरे भाग्य का है, तू अगर हिम्मत है तेरे में, भगवान का नाम लेके एक बार आ जा। अच्छा, और मेरे आईसीयू में थे उस टाइम आप? आईसीयू में था मैं, मुझे घर भेजा गया 1-2 दिन बाद। जैसे भी था सिस्टम, थोड़ा सा सिचुएशन ठंडी हुई ओके। तो घर वालों ने, होता है ना पूजा पाठ करके कि भाई जा, भगवान ही करेंगे अब जो करेंगे। जब हेल्थ ख़राब होती है ना तो इंसान की सारी होप और एक्साइटमेंट सब ज़ीरो हो जाती है। यस। तो ख़त्म हो चुकी थी, बट एक आशा जागी उस वक्त पे कि शायद ये गाना मुझे जीने की उम्मीद दे, और उस गाने ने ऐसा साबित कर दिया। बहुत बड़ा हिट हुआ यार। वो करते ही एक बहुत बड़ा हिट हो गया। परमेश वर्मा जी से मैं 2 साल पहले मिला था, उन्होंने कहा था कि तू बहुत जल्दी ग्रो करेगा और तेरा सिक्का चलेगा। अच्छा। ऐसा कुछ वर्ड यूज़ किया था उन्होंने। तो जब क्यूट मुंडा की वीडियो की तो मैं उनसे मिला, तो परमेश वर्मा जी ने सिर्फ एक ही वर्ड्स बोले कि मुझे ये तो पता था कि तू आगे आएगा, बट मुझे इतना विश्वास नहीं था कि तू इतना लेट हो जाएगा। मुझे तो ये था कि तू 2, 4, 6 महीने में इतना बड़ा नाम हो जाएगा तेरा। कब लास्ट टाइम बात कब हुई थी? अभी 2 साल पहले? नहीं, परमेश वर्मा जी से जब क्यूट मुंडा का शूट चल रहा था, ठीक है, उससे शूट से 2 साल पहले मैं मिला था परमेश वर्मा जी से। अच्छा। उससे मेरा गाना आया था नवाजिशें, तो उन्हें बहुत पसंद आया था। ओके। कि सिंगिंग मत छोड़ना, ऐसा कुछ उन्होंने बोला था कि मैं भी एक वीडियो डायरेक्टर हूँ, ठीक है, वो मैं अपने फाइनेंशियल्स की वजह से कर रहा हूँ, बट मेन जो मेरा है एक्टिंग, मेरा पैशन है। तो वो तो दिखता ही है फिर उसके बाद कितने सारे गानों में उन्होंने एक्ट किया और कितना बड़ा नाम बने फिर परमेश वर्मा जी। तो मैंने किया उनके साथ, उन्होंने बात की, काफ़ी आर्टिस्ट जो थे पंजाब के जुड़े, काफ़ी लोगों का काम आया, बट वो हेल्थ फिर से डाउन आ गई। ओहो। फिर वो जो होता है ना, कोई मैनेजर नहीं था, कुछ नहीं था, सब अपने आप मैनेज करना था, तो वो पूरा डाउन आ गया। धीरे धीरे कोई डॉक्टर्स नहीं मिले, तो अच्छे डॉक्टर्स जो मिले उन्होंने ट्रीटमेंट दिया, थोड़ा बहुत फिर स्टेबल हुआ मैं। तो मुझे कोलैब करना था किसी के साथ, तो मैंने सबसे पहले प्रधान बाजी का सोचा। प्रधान हरियाणवी जो है, तो मैं मिला उनसे, खरड़ में मीटिंग रखी उन्होंने, शिवजोत में मिले हम लोग अच्छे खासे। मैंने काफ़ी लोगों को दिखाया, बड़े, उनका बहुत बड़ा नाम था बल्कि उनका, तो काफ़ी लोग उस टाइम जानते नहीं थे उन्हें। तो मैं बोहेमिया बाजी से का नाम लेके उनको इंट्रोड्यूस कर रहा था कि बोहेमिया सर के साथ इनका गाना आया हुआ है। मैंने अपने मेरा छोटा भाई प्रधान है, आलिया रे तो अपने ब्रदर को बोला मैंने कि मैं बोहेमिया पाजी के साथ करना चाहता हूँ, प्रधान पाजी के साथ फ़ोटो होगी थी। तो उसने ना बड़ा ऑकवर्ड सा रिएक्शन दिया कि इतना मत सोच, ये तो बहुत नेक्स्ट लेवल बातचीत है और वहाँ तक की पॉसिबिलिटी नहीं हो पाएगी तेरी। अच्छा। होता है ना कि एक दिमाग में बात बैठ गई, सोच विचार के अब मैंने अपनी सुई घुमानी शुरू कर दी दिमाग की कि किसके थ्रू हो सकता है। मुझे पता था जलंधर पाजी आते रहते हैं, गीता बैंस पाजी वहाँ के थे, तो गीता बैंस पाजी के साथ उनका काफ़ी अच्छा बॉन्ड था। बिल्कुल, बहुत गाने लिखे हैं उन्होंने। अभी तो शायद नहीं है, शायद अभी का तो मुझे पता नहीं है, बट उस टाइम पे तो ठीक चलता है। बहुत उनका बॉन्ड था अच्छा। तो जलंधर से कोई फ्रेंड बने थे एक शूट पे, तो उन्होंने कहा था कि रिक्की बाजी आपको कभी भी कोई काम होगा तो मुझे बताना आप। उस वक्त पे मुझे वो याद आ गया। मैंने कहा जलंधर में उनके पिताजी एमएलए वगैरह थे, तो मैंने कहा लिंक तो होंगे। एमएलए के किसके साथ नहीं होते भाई, है ना, तो मैंने कहा होंगे ही, निकाल लेंगे। हाँ। और मैंने उनको कहा कि पाजी, मैंने कहा आपने बोला था कि कभी ज़रूरत होगी तो बताना। मैं कहा बोहेमिया पाजी आए हुए हैं, मीटिंग फ़िक्स करा दो एक बार। कहता मैं कोशिश करता हूँ, श्योरिटी नहीं देता, क्योंकि आपको पता ही है बोहेमिया पाजी यार थोड़ा है ना, उनका पहले से ही सारा प्लानिंग होती है सारी मिलने की। 10 मिनट बाद उनका फ़ोन आ जाता है मुझे। ओके। हाँ, कि एक काम कर, बोहेमिया पाजी से मेरी बात होगी और गाने भेज दे अपने। अब गाने मेरे पास थे ही नहीं, मैं क्या भेजता। पर काम करना था, काम करना था। अब लोगों की ना डमीज़ पड़ी थी मेरे पास। किसी एक आर्टिस्ट का गाना पड़ा था एटम बम करके, तो मुझे लगा, मुझे पसंद था वो पर्सनली गाना, मुझे ये था कि राइटर के साथ मेरी अच्छी है तो मैंने बोल दूँगा। मैंने अपनी वॉइस में डब किया 3-4 गाने जो अच्छे लगे मुझे, मैंने भेज दिए। उन्हें वो गाना पसंद भी आ गया, एटम बम। मैंने मीत पाजी को कहा, मैं कहा पाजी ऐसी सी बात है कि अब मुझे जितना भी पे करना पड़े मैं करूँगा, बट स्टिल आपको ये गाना मुझे देना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा बहुत अच्छा एक डील हो रही है, एक बोहेमिया पाजी के साथ मौका मिल रहा है। तो वो भी चुप हो गए, बोलते बाद में देख लेंगे। वो गाना ना सेल हो चुका था ऑलरेडी। बोहेमिया पाजी को गाना भेजा, उनको पसंद आया, हम लोग मिले उनसे, ठीक है डील भी होगी। वो गाना डीले होता गया, तो बोहेमिया पाजी कहते भी रहे कि आप एक काम करो, फ़ोटो भी ली उनसे हमने। तो उन्होंने कहा कि
शूट कर लेते हैं ना आस पास में, मैं यहीं पे ही हूँ अभी, तो हम कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। साल में शायद 2 बार आते हैं वो 2 बार आते हैं। राइट। 2 बार उस टाइम उन्होंने अपने शोज बुक किए होते Shows किए होते हैं, रिकॉर्डिंग्स बुक की होती हैं, उसी बीच जिसको जो करना है वो कर लो, सकता राइट। है, बिल्कुल बिल्कुल। बट वो मिलते ही नहीं ना, उनसे मिलना मुझे लगता है कि मैंने खुद वो हार्ड वर्क करके देख लिया उनके पीछे, तो मिलना बहुत मुश्किल था उनसे। कैसे कैसे मुझे पता है मैं कैसे मिला हूँ, वो तो भगवान ही है जिसने मिला दिया। तो गाना भी आया, फिर वो किया, वो एक और बड़ी अचीवमेंट थी। तो उस दौरान गाने वाने हिट हो गए थे, तो मुझे उस टाइम अल्फाज पाजी से मेरी बात हुई। ओके। तो अल्फाज पाजी, यो हनी सिंह पाजी के साथ तो काफ़ी क्लोज़ हैं, तो उन्होंने गाना मेरा काम सुनाया। वो गाने मेरे पास आज भी पड़े हैं। तो उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं, हम साइन हो जाते हैं 5 साल के लिए। अल्फाज पाजी ने करना था, बट हनी पाजी कह रहे थे कि इनको साइन कर लो। उन्हें काम बहुत पसंद आया था। उन्होंने कहा था कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कौन से ईयर में? ये लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ। 2019 कब हुआ था आइडिया नहीं मुझे। 20 में होता है लॉकडाउन तो उससे पहले की बात है बस ये। तो साइन होने भी लगा, मैं हनी पाजी से मुलाकात की भी बातचीत हो गई थी। गैरी संधू पाजी ने मुझे बुलाया था, जैस्मीन मैम का जो गाना था वो रिकॉर्ड करना था हमने। गाना रिकॉर्ड भी कर लिया था, बिजली करके गाना था। अच्छा। अभी तक आया नहीं है वो, तो वो किया हम लोगों ने। गैरी पाजी के साथ भी बॉन्ड के लिए बोला, तो वहाँ नहीं हो पाया मैं। हनी पाजी के साथ मैं होने लगा। गीता बैंस पाजी मुझे कह रहे थे कि आप एक काम करो, आप कनाडा आ जाओ, तो यहाँ काम करेंगे, थोड़े टाइम में PR वगैरह भी करवा दूँगा। मेरा मन तो मान ही नहीं रहा था अंदर से। बट यो हनी सिंह पाजी के साथ मैं चाह रहा था कि करूं, कौन नहीं करना चाहेगा। देश से बाहर मैं जाना नहीं चाहता था, मुझे था कि इंडिया में काम करेंगे ना मस्त अपना। तो इनके साथ नहीं हो पाया फिर? नहीं होने लगा सब कुछ। सिमर मैम है, सिमर कौर, जिन्होंने बहुत बड़े हिट गाने दिए हैं। फुलकारी गीत MP3 से आया, वो पता नहीं 200 मिलियन 100 मिलियन इसके आसपास ही है। दिल चोरी साडा हो गया, बॉलीवुड में आया था, वो उन्होंने गाया हुआ है। सैफ अली खान साहब की फ़िल्म में उन्होंने गाया हुआ है। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या है, कैसा है इनका, कर लूँ साइन? उन्होंने कहा तो अपना परिवार है, आप कर लो। मैं गया साइन होने के लिए, तो पेपर्स वगैरह सब रेडी थे। उन्होंने, इंडो बाजी ने, जो उनके मैनेजर थे अल्फाज बाजी के, उन्होंने कहा एक काम करते हैं, आज आप लोग फ्लैट वगैरह देखो, साइन हम 1 आध दिन रुक के करते हैं। फ्लैट वगैरह हमने देखना शुरू किया। उतने में ही ना 1-2 दिन का गैप पड़ा, वो चले गए, उतने में ही लॉकडाउन लग गया। ओह। मैं चला गया घर हिमाचल में। अब नाके लगे होते थे हर जगह पे, तो वो गैप पड़ गया। 3 साल का शायद वो टाइम पीरियड था। अब घर पे थे, तो अब सभी लोग 0 पे आ चुके थे, हम भी घर से काम कर रहे थे, तो वो कैंसिल ही हो गया था वहाँ पे। तो उस बीच में, अब मैं इस स्टोरी को थोड़ा सा रिलेट करूँगा। जब बोहेमिया पाजी के साथ गाना आ रहा था ना, तो मैंने बाबा जी से काफ़ी कांटेक्ट किया कि मुझे कि मोहित सर से थी बातचीत, शेयरिंग वगैरह होगी गाने की, कि फ़र्स्ट टाइम मुझे लगता है कि बोहेमिया पाजी के साथ किसी का गाना आ रहा था हिमाचल से। तो मुझे था कि शेयरिंग होगी, एक अच्छा मोमेंट हो जाएगा। बाबा जी का उस टाइम जो टाइम था वो पीक लाल, बिल्कुल वो इतना ज़्यादा भोला भंडारी हिट, हर जगह हर फ़ोन में गाना बजता था वो। मुझे था कि बाबा जी अगर थोड़ा सा एक शेयरिंग भी करेंगे तो मेरे लिए बहुत प्राउड मोमेंट होगा। तो बात करता था, तो बाबा जी से कनेक्शन नहीं बन पाया मेरा। 6 महीने 4 महीने तक बात ही नहीं हो पा रही थी। चलो लॉकडाउन हो गया, फिर मैं चला गया हिमाचल में। अब हिमाचल में सब लोग 0 पे आए, तो मैंने क्या, अपने रिकॉर्डिंग्स करनी शुरू करी, धीरे धीरे कवर्स गाने शुरू किए। मुझे अब स्पिरिचुअल शुरू से थे ही, तो बीच में नास्तिक भी हुए। धीरे धीरे चीज़ें उम्र के हिसाब से समझ में आती हैं। मैं यहाँ रोकूंगा आपको। जी प्रभु जी। बिकॉज मुझे वो बात बहुत जल्दी चली गई, क्योंकि क्यूरियोसिटी बहुत तगड़े वाली थी। जी। बोहेमिया जी के साथ काम करने का एक्सपीरियंस कैसा था जब उन्होंने ओके किया? पहली बात तो बताओ, कितना पे किया आपने? ऑब्वियसली फ्री में तो कुछ भी नहीं मिलता आज की। नहीं, मैं झूठ कुछ भी नहीं कहूँगा। हाँ। मैं कहूँगा कि बोहेमिया पाजी ने तो ऐसे किया, मैं क्यों बोलूँगा वो चीज़। उन्होंने अपना रेट मांगा उन्होंने, वो मुझे पे करना था। एट लास्ट होना क्या था, वो सेल होना था प्रोजेक्ट। वो अब जिन्होंने डिले किया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट वो डिले होता गया प्रोजेक्ट। उन्होंने साइन बोहेमिया पाजी की NOC भी अपने नाम पे ली हुई थी, मेरी भी। प्रॉफिट मुझे होना था, ऑब्वियसली मेरा पैसा लगा, उसका डबल ही मुझे मिलना था। तो उन्होंने डबल रेट में वो सेल कर दिया, प्रॉफिट अपने आप किया। तो वो था कि एक शॉकिंग स्टोरी थी मेरे लिए कि इतना बड़ा अमाउंट अभी करना था, तो भरना था। बताना चाहो अगर आप, तो उसमें कोई ऐसा कोई वो नहीं है, ये कोई 12-15 लाख के आसपास।
अच्छा 12-15 लाख जो था उस टाइम पे जोड़ जोड़ के रातों रात इकट्ठा करके जितना अपने पास होता था वो इधर उधर से इकट्ठा किया, क्योंकि बोहेमिया पाजी का जो रेट चला हुआ है वो यही सब है। अब एक प्रोजेक्ट में उनकी फीचरिंग वीडियो सब का होता है, बट वो मुझे मिलना था ना, कंपनीज तो खरीद रही थी। टी सीरीज़ से गाना आ गया था उनका, पटोला गाना बहुत बड़ा हिट था। टी सीरीज़ में बोहेमिया पाजी ने कहा कि आप एक काम करो, जितना पैसा आपका लगा हम दे देते हैं आपको उतना आपको अमाउंट मिल जाएगा, मैं टी सीरीज़ से करवा देता हूँ। अब मुझे ये था कि जिन लोगों ने, मैं शुरू से चला हूँ, मैं लॉयल रहूँगा उनके साथ। कई बार इंसान मार भी खा जाता है लॉयल्टी में, तो उन लोगों ने किया, बट उन्होंने साइन करवा लिए थे, तो थोड़ा सा 12-15 लाख फॉर ऑडियो ओनली ऑडियो ओनली। एंड देन फॉर वीडियो हाउ मच? वीडियो का 3-4 लाख वो अलग से, और बोहेमिया पाजी की जो वीडियो अलग लगी वो भी इतना ही 2.5-3 लाख में उनके सिंक। तो ये इतना कुल मिला के आपने एटम बम गाने के ऊपर, हाँ वो पता नहीं था तो चीज़ें लोगों की वजह से वही 20-25 लाख रुपए खर्च कर नहीं, दिया। इतना नहीं, 15-20 के आसपास तो पूरा 20 लाख रुपए के आसपास आपने खर्च कर लिया। थोड़ा उसमें बहुत आप एकदम कूल डूड लग रहे हो, एकदम बाल वाल खड़े हैं ऊपर को एकदम। सो रिकॉर्डिंग का एक्सपीरियंस कैसा था? साथ में करी या उन्होंने वहाँ कहीं और डब करी या कैसे हो? नहीं, उन्होंने रात में ही भेज दिया था, हयात में रुके हुए थे वो, उन्होंने शायद सेटअप किया होगा, वो खुद ही करते हैं क्या उन्होंने किया। जब मेरे पास फाइल्स आई, उन्होंने गीता बैंस पाजी ने टिक भेजा कि डन, और आप पेमेंट करो बाकी की, और आपको गाना मैं मेल कर देता हूँ। उन्होंने क्यूरियोसिटी के लिए उन्होंने थोड़ा सा फ़ोन में रिकॉर्ड करके कि ये सुन लो, ये रैप हुआ आपका, है ना। तो वो मुझे लगा कि पाजी पेमेंट कर रहे हैं आपको, आप भेजो, वोकल्स भेजो, और मैं शॉक्ड। तो वोकल्स जो उनका जो टेक्सचर है, जो स्टाइल है, वो डिफरेंट ही है, बोहेमिया। तो वो जब सुना तो मैं हैरान ही था कि अच्छा ये मेरे पीसी में पड़े हैं वोकल्स ओहो, है ना। हाँ, वो फीलिंग्स कैसी थी वही पूछा। अल्टीमेट ही, मैं तो मतलब इतना खुश था कि क्या हो गया मेरे साथ, विश्वास ही नहीं हो रहा था। कुछ लोगों ने बोला भी है तो फोटोशॉप की हुई फोटो है आपकी, काफ़ी मतलब लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो मज़ा आ गया काम। मतलब रिकॉर्डिंग कहीं और हुई थी, उन्होंने अपने आप रिकॉर्ड करके भेज मैं मिला था ना उनसे, मैं जलंधर में मिला, हम लोग बैठे, बातचीत हुई गाने के बारे में, उन्होंने तारीफ़ की, सो भी था, है ना। तो वहाँ मुलाकात हो गई थी, तो रिकॉर्डिंग उन्होंने कर दी थी कहीं और, उसी रात में भेज दिया था। और शूट में एक साथ में शूट भी अलग अलग? शूट उन्होंने बोला बहुत बार कि कर लेते हैं, मैं हूँ अभी यहाँ, कोई चार्ज नहीं करूँगा आप लोगों से, जैसा भी होगा कर लेंगे, बट वो हो ही नहीं पाया। फिर बाहर गए तो फिर अलग वो ऑब्वियसली यू हैव टू पे फॉर दैट, ऑब्वियसली। ओके, तो जब गाना आया ये जी, कैसी फीलिंग थी वो बताओ ना। दोस्त यार दोस्तों के मैसेज वगैरह कुछ? गाना आने तक तो नहीं, गाने से पहले बहुत फीलिंग थी। अब 1 साल किसी प्रोजेक्ट को अगर रोक दिया हो तो वो एक्साइटमेंट ज़ीरो हो जाती है। ये तो रहता है। और वो फिर वो प्रोजेक्ट में वो जो मुझे एक्सपेक्टेशंस थी वो भी नहीं हो पाई। वो तो ना भगवान ने कुछ और ही जर्नी आपकी डिसाइड की होती है। कितने व्यूज़ थे उस पर? वो अभी 2.1 के आसपास है, 2.1। जस्ट रिकॉर्ड्स के ऊपर पड़ा है वो गाना। जिन्होंने नहीं सुना है वो देखना चाहें वो देख सकते हैं। एटम बम करके भाई ने गाना निकाला है द ग्रेट बोहेमिया के साथ। ओके, सो ये रही बोहेमिया जी के साथ इस तरीके से था जी। नेक्स्ट हम कहाँ थे? लॉकडाउन। ओके, तो वो कवर किए, मुझे वैसे ही थॉट आया कि शिव तांडव जो है वो थोड़ा सा सभी है ना उस चीज़ पे चला हुआ है, टंग 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 ये रिदम पे चला हुआ है, ट्रिपलेट पे चल रहा है वो। तो ट्रिपलेट से हटके मुझे लगा कि कुछ उसको अपने फील में करता हूँ। अब जैसे जुनून वाला फील था तो वो रॉकिंग स्टाइल, ठीक है, वो फ्यूज़न करना ही था मुझे, तो वो बनाया मैंने। अब महादेव की कृपा मानता हूँ मैं। सब हुआ क्या कि उसके बीच में मैं शूट ही कर रहा था उसका। एजेक्स एक लड़का है जो बाबा जी का फ्रेंड है, कसोल गाना भी आया था उसका, जो बोहेमिया का फैन भी है। बोहेमिया का फ़ैन है, जो बोहेमिया के स्टाइल में रैप भी करता है जी ब्रो, मंडी का जी। ओके, वो बोहेमिया का बहुत ही तगड़ा फ़ैन। हाँ, वो दिखता है, रैप में दिखता है वो। उन्होंने मुझे मैसेज किया कि भाई मैं भी रैप करता हूँ और मेरा भी ऐसा है, सुन लो। मुझे गाना अच्छा लगा। कौन सा गाना था? वो गाना आया ही नहीं है, वो कुछ मंडी लैंग्वेज में था गाना और वो आया ही नहीं अभी तक। मैंने कहा ठीक है भाई, करेंगे ज़रूर। उन्होंने भाई ने ना अपनी जाते जाते मुझे प्रोफाइल भेज दी कि ये मेरी प्रोफाइल है, आप चेक कर सकते हो। मैं जय हिंद के साथ भी मैंने किया हुआ है रैप, ऐसे लाइव गाया हुआ है। जय हिंद पाजी जो मैनेज करते हैं बोहेमिया पाजी को। मैंने प्रोफाइल देखी, मुझे नीचे दी गए बाबा जी। अब वो ये बंदा है काम का। तो मैंने उससे फ़ोन किया, मैंने उनको, मैंने कहा भाई ये बाबा जी को कैसे जानते हो आप? यार आई लाइक इट। कैसे?
आपको वो जो बात पता चली कि बोहेमिया के साथ नहीं हो सकता, किसी ने बोला, एंड देन फिर यू आर लाइक कैसे नहीं हो सकता, एंड देन आपने वो जो कनेक्शन ढूंढा किस तरीके से, क्या सब प्रभु की प्लानिंग से ऑलरेडी डिसाइडेड। ऑब्वियसली ऑलरेडी वो मैं समझ रहा हूँ, बट वो एफर्ट तो आप ही ने मारे ना। बिल्कुल। एफर्ट आपने जो मारे वो मैं देख के मेरे को बड़ा अच्छा लगा। यू नो अभी इस वाले केस में भी आप ट्राई कर रहे होते टाइम से कि अंतराज रघुवंशी जी के साथ कनेक्ट हो जाए, नहीं हो पा रहे हैं ऑब्वियसली, देयर आर रीजंस, बट एकदम रैंडमली कोई बंदा आपकी लाइफ में एकदम से आता है, बोलता है कि ये देखो मैं भी करता हूँ, एंड देन यू लाइक कि हाँ अच्छा है, बढ़िया है, करेंगे फॉर श्योर करेंगे, प्रोफाइल शेयर होती है, एंड देन अरे ये भगवान ने भेज दिया है जरिया, ऐसा कुछ। क्योंकि ऐसा होता है ना प्रभु जी, देखो आपको जब भूख होगी ना तो आपके लिए प्रभु ने खाने का, जिसने पेट दिया ना उसने भोजन का ऑलरेडी इंतजाम किया। अब मुझे भूख थी म्यूज़िक की, हाँ, तो मुझे क्या हुआ, सबसे पहले भगवान ने जो किया दिया मुझे म्यूज़िक, मैं उसके लिए सौभाग्य वाला हूँ। फिर मुझे फैमिली इतनी अच्छी दी जिन्होंने सपोर्ट किया, भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अब लिस्ट इतनी लंबी है कि मैं किसी का नाम नहीं ले सकता, लूँगा तो बहुत लंबी लिस्ट हो जाएगी। सब ने इतना सपोर्ट किया मेरे सराउंड में, जितने भी अच्छे हमारे पास टाइम है बहुत है। मैं विनय भैया, मनोज भैया, मोहित भाई, बहुत से लोग हैं मेरे फ्रेंड्स, मितेन, प्रकाश, जिन्होंने मतलब एज म्यूजिशियंस मेरा बहुत साथ दिया, बहुत लोगों ने मेरा मतलब साथ दिया। तो काफ़ी लोग हैं, मतलब लिस्ट लंबी है, शायद मैं भूल जाऊं तो मैं माफ़ी चाहूँगा। ये बोलो ना, ये पॉइंट है कि मैं भूल जाऊंगा, मैं भूल जाऊं, हमारे पास टाइम की कमी नहीं है, मैं भूल जाऊं तो माफ़ी चाहता हूँ। ओके, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, तो प्रभु ने मेरे लिए सारी चीज़ें प्रोवाइड की। तो फिर एजेक्स का अपने वो देखा, प्रोफाइल देखी, आगे उन्होंने कहा तो भाई हैं अपने, मतलब बड़े भाई हैं अपने, जब कहोगे तब करा देंगे। अप्रोच किया आपने उनको, बोला कि क्या अपना? मैंने कहा मैं बाबा जी के साथ प्रोजेक्ट करना चाहता हूँ। मेरी बाबा जी के जो मैनेजर्स हैं उनसे मेरी बात हुई थी, मुझे नहीं पता था कौन है, कौन भाभी जी हैं, कौन क्या है ना, कोमल भाभी जी का नहीं पता था कौन थे, होता ही है ना। तो भाभी जी ही फ़ोन पिक करते थे उस वक्त, मुझे लगा कोई और मैनेजर होगा। जी प्रभु जी। तो उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, करेंगे कुछ ना कुछ। अब वो और ज़्यादा एक्साइटेड, मुझसे भी ज़्यादा एक्साइटेड, वो अगले 2 दिन बाद ही पास वास बना के वो बाबा जी के पास पहुंचा हुआ, वो ऐसे कोविड में ही, और उसने फ़ोटो सेल्फी ऐसे खींच के कि भाई ये देखो हम लोग तो बैठे हैं, अब आप बताओ आप कब आ रहे हो। मैं एजेक्स को आप में ऐसा क्या दिखा था? मतलब मेरे को वो क्यूरियोसिटी है कि एजेक्स ने जब बोला कि यू नो भाई मैं ये करता हूँ, ये है, मतलब एजेक्स ने क्या देखा था? बोहेमिया वाला गाना देखा था? बोहेमिया वाला गाना, वो बोहेमिया का फैन था, बोहेमिया बाजी का। ओके, तो वो होता है ना कि कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं सारी एक दूसरे से, जैसे होना है ऑब्वियसली। तो बोहेमिया बाजी, अगर वो बोहेमिया वाला गाना नहीं हुआ होता तो शायद एजेक्स नहीं मिलता तो बाबा जी नहीं मिलते। ओह, बाबा जी नहीं मिलते तो फिर क्या ही होता फिर मैं आपसे नहीं मिला होता है ना। तो इट्स ऑल कनेक्टेड, बिल्कुल सारी भगवान ने जोड़ी हुई है। ओके। तो अब क्या हुआ कि हमने, मेरे भैया जिनका नाम लिया मैंने, विनय भैया, उन्होंने कहा कि मैं पास बना दूंगा, आपने जाना है कोई बात नहीं है। मैं मेडिसिन के लिए जाता रहता था चंडीगढ़, अब वो पास अलग से बनाना था मीटिंग के लिए, मैंने बनवाया, मैं चला गया। अब हम इतने एक्साइटेड, रात को ही 3 बजे 2 फ्रेंड्स थे, मैं और रोहित भाई मिले, हम लोग मिल के हमने कहा चलो अब यहीं रुकते हैं। उन्होंने टाइम दिया 9-10 बजे का, एजेक्स ने दे दिया मुझे 7 बजे का कि बाबा जी तो निकल जाएंगे, आप 7 बजे पहुंच जाना। अब हम लोग 6 बजे पहुंच गए, हम टाइम से भी पहले कि नहीं बाबा जी ने टाइम ऐसे कैसे इतने मुश्किलों से आए? 3 बजे के मतलब हम लोग मिल गए थे, तो हम 6 बजे उनके घर पे जैसे कैसे पहुंच गए। कहाँ पे, कौन सी जगह पे? जीरकपुर वाले में, ओके। तो वहाँ पे मैं मिला उनसे, फिर मैं भाभी जी से मिला, भाभी जी को सारी स्टोरी बताई। भाभी जी ने कहा अच्छा आप हो वो, तो मुझे खुशी भी हुई कि चलो फाइनली मैं मिल तो गया ना। मैंने देखा उनको कि ये तो बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ हैं भाभी जी। बाबा जी से मिला तो वो और ज़्यादा हम्बल, बाबा जी तो नेक्स्ट लेवल, बहुत ही ग्राउंडेड इंसान। जो रिस्पेक्ट है तो उनके लिए तो शुरू से तो थी, क्योंकि मैं सच बताऊं तो उनका जो ऑरा है ना वो बहुत ही पॉजिटिव है। आप मिले, आप जानते ही हैं। उस वक्त पे सुबह उठते ही देखो अपने हाथ से भोजन तैयार किया भाभी जी ने, मान सकते हो आप इस चीज़ को। नहीं यूजुअली क्या होता है, लोग क्या करेंगे कि ऑर्डर कर देंगे। अब चंडीगढ़ जैसी सिटी में 24 घंटे खाने की सुविधा है। बाबा जी ने कहा कि चलो हम करेंगे काम, मुझे नहीं पता था करेंगे भी नहीं करेंगे, मैं कहा चलो मिल लिया, मैं बहुत बड़ी बात है। अब नहीं पता होता ना कि है ना, बहुत से आर्टिस्ट से मैं मिला, जैसे प्रधान बाजी से काम नहीं किया, मिल गए। मैंने कहा बाबा जी अच्छा कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा, कुछ अच्छा होगा तो मैं आपके लिए देखता हूँ, कुछ बनाऊंगा आपके लिए। तो बोलते ठीक है। मैंने कहा पर आपको भेजूंगा कहाँ? मैंने कहा ऐसा ना हो कि मैं फिर भेजूँ फिर आप पहचान ना पाएँ, भाभी जी को भेजूँ या कुछ ऐसा, क्योंकि आपके पास तो काफ़ी कॉल्स आते रहते होंगे। तो बाबा जी ने ऐसे कहा
मेरा नंबर नोट करो। मैंने नोट किया, मैं ऐसे देख रहा हूँ, मैंने कहा बाबा जी, मैं सेव किया और मैं तो 7वें आसमान पे, बहुत खुश होके गया। और उस रात पता नहीं अगले दिन बाबा जी ने मुझे एक पंजाबी गाना भेजा कि मैं ये गाना लिख रहा हूँ और इस पर आप किसी राइटर से लिखवाओ और इसको करते हैं हम। पंजाबी गाना था, इसको करेंगे जल्दी, इसको करते हैं। मैंने कहा ठीक है बाबा जी। अब मैंने आधे घंटे बैठ के सोचा। मेरे पास स्टूडियो सेटअप नहीं था, घर पे मैं एक पीसी लगा के बैठा हुआ हूँ, साउंड कार्ड लगा है, पीसी लगा है और माइक लगा है, दैट्स इट। एक गिटार जो 24 घंटे साथ रहता है। मैंने कहा एक काम करता हूँ, मैं उठाता हूँ कलम, मैं ही लिखने की कोशिश करता हूँ। पंजाबी इतनी आती भी नहीं थी, मैंने वो गाना कंप्लीट कर दिया। 3 साल करके कुछ था, तो रिलेशनशिप पे था थोड़ा सा। रिलीज हुआ है? नहीं हुआ नहीं है। अभी आपको सारे किस्से बताता हूँ, आप बोलोगे कि अच्छा। तो बाबा जी ने कहा, बाबा जी को पसंद भी आ गया। बाबा जी ने कहा इसको करते हैं हम। तो आपने कब आना है चंडीगढ़, कैसे करना है इसको? मैं कहा बाबा जी मैं आ जाऊँगा, मैं चंडीगढ़ में ही रहता हूँ, तो मैं TDI में मोहाली में रहता था। तो उन्होंने कहा ठीक है। मैं गया, चला गया, फिर परमानेंट ही शिफ्ट हो गया। जैसे कैसे घर वालों ने भेज दिया, क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ की वजह से नहीं भेजते थे, वो भेज दिया, मैं चला गया। अब बाबा जी आए फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए मेरे ही स्टूडियो में। तो बाबा जी कहते हैं मेरे पास कुछ लाइनें हैं, इसको कंपोज़ करता हूँ मैं। मैंने कहा ठीक है बाबा जी, इसको कंपोज़ करो, इसको करते हैं। अब यकीन नहीं करोगे, वो उसी टाइम बाबा जी ने कंपोज़ किया। और वो गाना कौन सा था? कौन सा था? शिव समारे। अच्छा, लाइंस सुमन ठाकुर जी ने लिखी है? वो उन्होंने भेजी होगी ना बाबा जी को। बाबा जी ने, मैं किसी को नहीं जानता था, मैं तो बाबा जी को ही जानता था। बाबा जी ने कहा कि कुछ लाइंस पड़ी हैं और इसको करते हैं। कंपोज हंसराज रघुवंशी बाबा जी ने साथ के साथ किया। और वो 7/8 में 7/8 भी किसको ही पता होता है कि 7/8 बनेगा। ये हम गिटार प्ले कर रहा हूँ मैं, तो हम लोगों को क्या पता था कि ये 7/8 बनेगा और बाद में इसको 4/4 पे लास्ट पार्ट हम करेंगे। इसको लास्ट वाला पार्ट बहुत अलग ट्रांजिशन दिया है आपने उसमें, वो हाँ जी, है ना? ओके। तो बाबा जी ने बनाया उसको। तो बाबा जी ने 2 लाइनें मेरे पास रिकॉर्ड कर दी। शिव समा रहे हैं मैं शून्य हो रहा हूँ, क्रोध को लोभ को मैं बस में कर रहा हूँ, शिव समा रहे हैं मुझ में मैं शून्य हो रहा हूँ। और बहुत बड़ा गाना है। और अब मैं यहाँ आपको अरे रोकना चाहूँगा। सो बेसिकली जब ये गाना आया तो, क्योंकि मैं तो देख ही रहा था, फॉलो कर ही रहा था, हंसराज रघुवंशी का एवोल्यूशन भी मैंने देखा है, बहुत करीब से देखा है मैंने जी। सो जो मैं भी वेट करता रहता था कि अच्छा अब नेक्स्ट गाना कौन सा आएगा जी, आज भी करता हूँ। सो वो आ रहा था शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जब वो आया ना, चल रहा था भाई, मैं क्या वाह क्या गाना है, बढ़िया एकदम। वो इंट्रो में ही वो एकदम वो मेलोडी, इतनी कैची मेलोडी है। और जो लाइंस भी लिखी हैं सुमन ठाकुर जी ने, वो बहुत ही पावरफुल लाइंस लिखी हैं। बिल्कुल बहुत ही पावरफुल। वो मतलब ऐसी हैं कि मतलब बहुत डीप हैं वो, मतलब जितनी सिंपल है उतनी ही वो डीप भी है वो। सो वो सब चल रहा था, मैं कहा वाह मज़ा आ गया। एकदम एक बंदा आता है बीच में और लाइंस क्या थी? ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम। मैं कहा ये क्या हुआ एकदम। एंड आई वाज लाइक कि ये बंदा कौन है? कोई उससे पहले मैं नहीं जानता था कि कौन है रिकी टी गिफ्ट रूलर, नो आइडिया। बट जब वो संस्कृत के श्लोक कानों में पड़े एंड देन जिस स्टाइल में आपने गाया, वो उस गाने को अलग ही डायमेंशन पे ले गया। देन जब मैंने सर्च किया तो म्यूजिक भी भाई ने म्यूजिक दे रखा है भाई ने, भाई इसमें संस्कृत में श्लोक भी कर रहा है कि यार ये चीज़ ना हंसराज के पूरे उसमें ना पहली बार हुई है इस तरीके से। अलग बंदा आया हो, उस अलग बंदे ने उसमें 2-4 लाइनें गाई हो, वो भी संस्कृत में। एंड आई वाज लाइक, मैं कहा ये बंदा, मैं कहा देखना पड़ेगा आगे क्या करता है। शिव समा रहे तो बहुत ही बड़ा हिट है अभी भी, आई थिंक 60 मिलियन व्यूज, 60 मिलियन है उसके। और हंसराज रघुवंशी मेरा भोला है भंडारी ठीक है, अगर मेरे से कोई पूछो मेरा भोला है भंडारी ठीक है, बाबा जी उससे पहले गाना किया ठीक है, और भी बहुत सारे गाने किए ठीक, बट जो रिस्पेक्ट वाला जो बार जो मैं अगर पर्सनली मेरे से पूछोगे ना, टेक्निकली भी क्योंकि म्यूजिक वाइज भी एक एक चीज, लिरिक्स, म्यूजिक, वोकल्स तो भला पहले से बट जब सारे वो टिक्स होने लगे ना पॉइंट्स जी, वो शिव समा रहे गाना था भाई। वीडियो भी कितना बढ़िया हो, और वीडियो देख कर एंड में तो ऐसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली। तो फिर बाबा जी ने मतलब गाना दिया, उन्होंने कहा कि इसको बना लेना आप आराम से। अब एक्साइटमेंट तो थी, मेरा ऐसा रहता है कि बाबा जी को शुरू से ही प्रायोरिटी जो है फर्स्ट प्रायोरिटी में है, वो मेरे लिए सबसे पहले हैं। मैंने बना दिया। अब वो मंत्र का आइडिया था क्योंकि मैं अपना शिव तांडव कर चुका था, तो मुझे था, और रोहित भाई भी मेरे साथ जुड़े थे तो हैं जो, तो वो भी, उनकी भी पकड़ मंत्रों में अच्छी थी, तो वो कहते कि आप मंत्र करो ऐसे ऐसे। तो मैंने उनसे पूछा, मतलब भी पूछा, क्योंकि इन चीज़ों के साथ मुझे लगता है कि छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप कर सकते हो।
फिर मैंने उसको कंपोज किया अपने स्टाइल में, ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम। मतलब क्या है, प्लीज़ आप बता दो आज। वो लिंगाष्टकम है। ओके। लिंगाष्टकम है भोले बाबा का, उसमें एक लिंग का वर्णन किया हुआ है, बस दैट्स इट। तो क्या आप 2 लाइनें अब इसकी गा पाएंगे? बिल्कुल प्रभु जी। ओके। ब्रह्म मुरारी सुरार्चित लिंगम, निर्मल भासित शोभित लिंगम, जन्मज दुख विनाशक लिंगम, तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। वाह थैंक यू। वाह वाह वाह, अलग ही स्टाइल है यार आपका, अलग ही स्टाइल है। और इसको आपने फिर पूरा भी किया है, राइट? अपने पूरा यूट्यूब किया चैनल अपने चैनल पे, रिक्की टी गिफ्ट रूलर यूट्यूब चैनल पे आपने इसको पूरा ही संस्कृत में कर रखा है। और बाबा जी ने वो रखा भी। मोस्टली सिंगर्स क्या करते हैं, वो आपका पार्ट नहीं रखेंगे, वो क्या कहेंगे, ठीक है ये भी मैं गा लेता हूँ। पर वीडियो में भी तो दिखाया आपको। नहीं, ऑडियो में उन्होंने रखा पार्ट, इसीलिए वीडियो में भी उन्होंने लिया मुझे, उन्होंने वो पार्ट रखा। बट जनरली क्या होता है रिक्की, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि ऑडियो में फिर भी कोई रख ले, वीडियो में कोई भी नहीं, वीडियो में कोई फीचर नहीं करने देता। नहीं, जैसे मैं पंजाब में काम कर रहा था तो वहाँ तो ऐसे ही चलता है कि आपने अगर गिफ्ट रूलर्स भी बोल दिया, यार इसको हटा दो, इस गाने में नहीं बोलेंगे, ये अच्छा नहीं लग रहा है, तो उन्होंने श्लोक रखा, ठीक है। और बाबा जी ने मुझे एक चीज़ बताई, ये सेकंड टाइम होगा जब मेरी आंख में आंसू आ गए सुनते हुए गाने को। फर्स्ट टाइम भोला भंडारी, अपने मतलब भोले बाबा के लिए जो समर्पण है, उस चीज़ के लिए जो मेरे आंसू है, वो सेकंड टाइम हुआ है। तो मुझे लगा कि यार मेरा सौभाग्य है कि मैं फिर ऐसे गाने के साथ जुड़ा हुआ हूँ। वो किया हमने, बट जब तक रिलीजिंग नहीं हुई ना, मुझे ये था कि यार ये ऐसा ना हो जाए कहीं और से कराएं, जैसे पंजाब में तो चल ही रहा था ये सब, बट बाबा जी ने रखा, वही किया। और पंजाबी गाना तो हम भूल गए, आज तक भी किया ही नहीं हमने। वो फिर अलग ही वो है, उसको शायद उस टेरिटरी को बाबा जी ने अभी साइड भी कर दिया कि फिलहाल आई थिंक भजन और भक्ति उस पे रस में ही शायद वो डूब गए हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। उसी के ऊपर शायद वो अभी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो शिव समारोह हो गया जी, उसके बाद मतलब फिर कैसा रहा, फिर आप रिस्पॉन्स आया तो फिर बाबा जी का फ़ोन आया कि कुछ हुआ, क्या हुआ? लाहौल स्पीति के पास हमने शूट किया, तो शूट किया उसके बाद, बट उस बीच शूट करके रख लिया हमने, नवरात्रे आ गए तो नैन तेरे माँ फर्स्ट गाना है जो हमारा ऑफिशियली रिलीज़ हुआ था, जिससे मुझे विश्वास हुआ कि अब मैं बाबा जी के साथ काम कर रहा हूँ। नैन तेरे माँ नैना देवी जी, वो बाबा म्यूजिक पे है। हाँ हाँ हाँ, वो पड़ा है, वो भी 12-13 मिलियन 15 मिलियन ऐसा होगा। ओके 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 ओके। तो फर्स्ट गाना वो आया था, वो आया। फिर उसके बाद बाबा जी ने दे दिया शिव समारोह। अब 2 गाने हो गए थे, और भोले जो मैंने बताया था कि 9th क्लास में ऐसे किया था, वो भी बाबा जी को पसंद आया, बाबा जी ने किया, तो वो गाना भी बन गया था। अब उस बीच में मुझे लगा कि मैंने एक गाना बाबा जी को पंजाबी दिया है, एक शिव समारोह में भी लाइंस होगी, क्यों ना मैं खुद से लिखूं। तो मेरे माइंड में आया कि जो भगवान कृष्ण हैं उनके तो गरबा बीट पे काफ़ी सॉन्ग्स हैं, डांडिया, भोले बाबा का कुछ हो जाए। तो वो मैंने बस भोले बाबा से कनेक्शन बनना शुरू हुआ था, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि आजा तू भी मेरा भक्त है अब। तो हाथ जोड़े प्रभु आप कुछ दो ऐसा, तो वो था लागी लगन शंकर, गरबे के ठेके के ऊपर जो आपने वो होली के टाइम पे रिलीज किया था, लागी मेरी, वो बन चुका था। उसमें भी तो श्लोक है, श्लोक है उसमें भी, वो तो गा पाओगे कि नहीं? ठीक है, ओके। नयावद उमानाथ पादारविंदम भजन्ति लोके परेवा नराणाम, न तावद सुखम शांति संताप नाशम, वृसिद प्रभो सर्वभूतादिवासम। ध्यान में है मगन सर पे। ओह वाह, वेरी नाइस। इसका मतलब क्या हुआ? ये रुद्राष्टकम है, ये जो रुद्र रूप है जो भगवान का, ये उनके ऊपर डिफाइन किया गया था, ये चीज़ है। इस बार किसका आइडिया था कि श्लोक रखना है इसमें? इस बार मुझे लगा कि पिछले को बनाया है तो एक्सेप्ट किया, तो मैंने कहा रखता हूँ, और बाबा जी ने फिर मुझे मना नहीं किया। गरबा ही हो रहा है उसमें ऑब्वियसली, राइट? मुझे उम्मीद नहीं थी इस गाने से, शिव समारोह इतना बड़ा हिट हो गया था भैया, सॉरी आपकी बात काटी मैंने। ना इट्स ओके। तो वो इतना बड़ा हिट हो गया था, मुझे था कि ये तो एक्सपेरिमेंट है, ये लोग ये ना कहें कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या किया मैंने, क्योंकि क्रेडिट मेरा ही था सारा, लिरिक्स, कॉम्पोजिशन, म्यूज़िक बाबा जी ने तो गाया था। तो मुझे बोलते लोग, और बाबा जी को तो सबसे पहले बोलना था लोगों ने, बट जब पढ़ते तो इंडस्ट्री वाले तो कहते हैं ना। बट एक्सपेरिमेंट करने से आप पीछे हटे नहीं कभी नहीं, राइट? ये अलग टाइप का एक्सपेरिमेंट था 6 अभी भी एक तो बाबा जी की तरफ से मुझे पूरी फ्रीडम है। हाँ। जो फ्रीडम है कि आप जो चाहते हो करो, कहीं भी कुछ करना है, लाइव करना है, कुछ भी करना है, मुझे बता दो, हम करेंगे। सिंगिंग में भी वो मुझे ये कहते हैं कि जितनी बार भी, वो उनका बड़प्पन है। मोस्टली सिंगर्स बोलते हैं यार मैंने गा दिया, मेरा स्टाइल तो यही है। वो कहते हैं ठीक है आपकी कॉम्पोजिशन है, जैसे
तो आपकी तसल्ली नहीं होगी, मैं 10 बार गाऊंगा, मैं 50 बार गाऊंगा। ये बात उनका छोटा भाई मंजीत भी बोल रहा था कि कह रहा भाई का एक चीज़ है। मैं क्या? कह रहा भाई ना जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती ना तब तक वो मतलब लगा ही रहता है, जब तक सामने वाले कभी सेटिस्फाइड ना हो जाए ना, जो जैसे रिक्की के साथ करते हैं भाई, जब तक वो पूछते रहते हैं बार बार कि भाई और करूं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, और करूं क्या, बिल्कुल राइट, अच्छा आ गया पक्का, देख ले और दे देता हूँ, बिल्कुल ऐसा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मंजीत बता रहा था कि इस टाइप से जब तक मतलब भाई को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी ना अंदर से, और जो पोटेंशियल है ना उनका वो वन टेक वाला ही है। वन टेक में वो चाहें तो एक बारी में गा सकते हैं। उनकी जो पिच है, जो लाउडनेस है ना, लाउडनेस स्पेशली वो यहाँ गा रहे हैं तो वहाँ आवाज़ सुनेगी। मोस्टली सिंगर्स बड़ा नॉर्मली गाते हैं सभी लोग, माइक इतना दूर रखना पड़ता है, आप तो टेक्निकली जानते हो सब कुछ। अच्छा, इतना दूर माइक तो रखना पड़ता है। गेन तो मुझे बार बार मैं कहा बाबा जी आपकी वोकल के लिए तो मुझे समझ नहीं, ये साउंड कार्ड पकड़ के नॉब पकड़ के रखना पड़ता हुआ है, बिल्कुल वो देखना पड़ता है। बट वो ये नहीं है कि अगर ख़राब हुआ या क्लिप मतलब डिस्टॉर्ट हुआ थोड़ा सा ना, नहीं आपको तो पता है, मैं थोड़ा सा लोगों को, आप तो टेक्निकली चीज़ें, थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हुआ या है ना, हॉट सिग्नल थोड़ा सा फटा ये सही बोला इन्होंने हिंदी भाषा में। तो वो बाबा जी कहते हैं कोई नहीं दोबारा कर लेंगे, कोई बात नहीं। तो वो एक अच्छा लगता है कि फ्रीडम मिल जाती है। रूदारी वाली बात सिंगिंग है उनकी, बिल्कुल एकदम ऊपर तक अलग लेवल पे वो गाते हैं एकदम, क्या बोलते हैं उसको, अल्हड़पना है जो, बिल्कुल जो अल्हड़पना है एकदम मस्त मौला होके गाने वाला, शायद वही लोगों के साथ कनेक्ट करता है जी। सिंगर बथेरे हैं जो भोले शंकर जी के भजन गा रहे हैं या फिर भजन इन जनरल भजन भी गा रहे हैं, बट क्यों बाबा जी हैं, क्यों लोग कनेक्ट करते हैं उनके साथ, आई गेस वो जो अल्हड़पना है उनका, बिल्कुल वो जो रूदारी है, मदमस्त होके एकदम जो वो गाते हैं ना, आई गेस वही चीज़ लोग, भोले बाबा वाली जो छवि है ना, भोलेपन वाली, वो उनके अंदर दिखती है। वो नेचर भी वैसे जो उनका भक्त है ना, जो भी इंसान उनका भक्त होगा वो दिखता है उनके अंदर, वो भक्त है उनके। खाटू श्याम जी का भजन, खाटू श्याम जी का, अब यहाँ की मैं जर्नी सुनाता हूँ आपको। भोले बाबा की भक्ति थी, भोले बाबा को एक पिता के समान, पिता के रूप में उनको अपना लिया था। लाइन भी वो वहीं से ही आई हुई है, तू पिता है मेरा, तू पिता है मेरा। तो मैं मन में सोचता था कि कुछ लोग कहते थे ना कि इनको माँ बाप तो असली वही हैं, तो निकल गई थी लाइन। पर वो लाइन यार बड़ी स्मार्टली लिखी है आपने, बहुत अच्छे से, कि तू पिता है मेरा और तू ही रहेगा, मेरी हर गलती को तू हंस कर पिता जो है ना वो हंस के ही तो सहता है ना। तेरे जाप से दिल का उड़ गया है रे मन का उड़ गया है रे पंछी, सब तेरी बदौलत है आज रघुवंशी। बिल्कुल राइट, याद है भाई। एक माइंड में कॉन्सेप्ट बन गया था ना कि ऐसा होगा। बाबा जी का नाम भी गाने में नहीं है और वो रिलेट भी वेस्टर्न तरीके से, वो मन का उड़ गया है पंछी, वरना भजनों में क्या होता था, राइटर अपना नाम लेता था, या है ना पंजाबी यही होता है ना, तो वो एक अलग से तरीके से कैसे दिखाया जा सकता है। बहुत स्मार्टली किया है यार आपने वो। मतलब यहाँ रोक लेता हूँ जी प्रभु जी। रिक्की द लिरिक्स राइटर के बारे में बताओ ना, ये 9th क्लास से हो गया था जर्नी स्टार्ट? हो गया था भैया, जो विनय भैया का नाम लिया मैंने, विनय भैया करते क्या हैं अभी, बस बता दो, इतनी बार नाम ले लिया। वो कुछ अलग ही पर्सनैलिटी है। अच्छा। वो सब कुछ ही कर लेते हैं। Okay. उनके पास ज्ञान जो भरा है तो नेक्स्ट लेवल ही है वो। तो म्यूज़िक का ज्ञान उनके पास जो भरा हुआ था उन्होंने मुझसे शेयर किया। वो मुझे ऐसे नहीं कहते थे कि बुरा लग जाएगा इसको, वो मुंह पे बोलते थे मेरे कि ऐसे नहीं काम मिलेगा तेरे को। और उन्होंने मुझे याद, रियलिटी चेक, बिल्कुल आपके लिरिक्स की बॉलीवुड को मसाला चाहिए, वो ऐसे बोलते थे मुझे। आपके पास मसाला क्या? मसाला इन द सेंस लिरिक्स एंड कॉम्पोजिशंस मुझे चाहिए थी खुद से। कोई बात नहीं, आप उठा लीजिए इसको, हम कट नहीं करेंगे। नहीं उठाऊंगा नहीं मैं इसको, मैं साइलेंट कर दूंगा, सॉरी फॉर दैट। इट्स ओके। हाँ, ऐसा रहा कि उन्होंने कहा कि कहाँ पे थे हम, सॉरी, विनय भैया। तो वो धीरे धीरे उन्होंने मुझे मतलब तराश दिया पूरा। अच्छा, राइटिंग वाले उसमें भी तराश दिया। वेरी नाइस। मेरा जो तरीका है काम करने का, तो सबसे पहले बांके बिहारी को और भोले बाबा को आगे विराजमान करने के बाद ये बोल के कि मैं नहीं कर रहा हूँ, आप कर रहे हो, अब इज्जत आपकी है, बेइज्जती आपकी है, आप जानो, मेरा कुछ नहीं जा रहा है। अच्छा। मैं अपने आप को सेफ साइड पे रख लेता हूँ पहले ही। तो आप खाटू श्याम जी की बात कर रहे थे गाने। हाँ, तो मैं आपको बताता हूँ ना, भोले बाबा को पिता के रूप में कर लिया। अब चीज़ें बहुत सी ऐसी डिस्टर्ब चल रही थी, बाबा जी ने बहुत सपोर्ट किया शुरू से लेके हेल्थ वाइज भी, कि मुझसे जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। अच्छा। मुझे वो केदारनाथ ले गए थे, जयकारा केदारा के लिए। अरे मेरे केदारेश्वर आए तेरा जयकारा। जी। तो वहाँ पे मैं गया तो भोले बाबा से कुछ नहीं किया, मुझे ये था कि आप चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और मुझे
आप प्रोटेक्ट करो, मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं खुद को कर पाऊँ। तो जब मैं घर आया ना, घर आते ही मुझे कोई मथुरा से मेरे क्लाइंट आए थे, अच्छा, वो मेरे लिए लड्डू गोपाल ले आए, जिनको आपने आज यहाँ पे भी जो विराजमान किया अपने हुआ है। मालिक बैठे हुए आप हैं अगर साथ इनको में। दिखाना बिल्कुल चाहें मैं दिखाना कैमरा पे, चाहूँगा, आई एम द सर्वेंट ऑफ लड्डू गोपाल एंड ये मेरे मालिक कैमरा ही पे हैं। अगर आप दिखाना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल, सब बांके बिहारी की कृपा है। सो बेसिकली आज हुआ भी कुछ, मेरे से भी गलती हो गई। आज जैसे ही रिक्की जी आए एंड जैसे ही इनकी एंट्री हुई, मैं बताना चाहूँगा ऑडियंस को, एंड आई वाज लाइक कि इनके साथ एक और भाई साहब आ रखे हैं, तबला वादक हैं बहुत फेमस। तो वो बेसिकली आए, वो तो नॉर्मली आए, पर रिक्की जी जैसे ही उतरे और उसके बाद मतलब लड्डू गोपाल जी हाथ में, एंड आई वाज, मेरे लिए थोड़ा अलग एक्सपीरियंस था। मोहित कौंडल उनका नाम भी हम कर देते हैं बीच में। मोहित भाई, मोहित कौंडल नाम है। हाँ, वो तबला वादक, मैं बात करने वाला था उनके बारे में, बाद में बात करूँगा जब वो लेटेस्ट गाने की बात करूँगा। जी प्रभु जी। तो आए एंड देन मेरे लिए थोड़ा वो था, मैं क्या लड्डू गोपाल जी साथ में आए हैं, मुझे ये ज़्यादा आइडिया नहीं था। आए, आते ही फिर इन्होंने विराजमान हुए खुद भी, और टेबल पे लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान किया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि मैं गया एकदम, मैं क्या पानी लीजिए, चाय लीजिए रिक्की और इनके फ्रेंड के लिए। इतने में मेरी वाइफ आती है पीछे से, सुनो इधर आओ। क्या बताओ? लड्डू गोपाल जी लेके आए हैं, आपके जो गेस्ट आए हैं उनके लिए कुछ भोजन कुछ तो ले जाओ, कुछ फ्रूट्स वगैरह। मैं कहा ऐसा होता है? सही बात। फिर फ्रूट्स वगैरह, भोग वगैरह बेसिकली दिया, एंड मैंने फिर सॉरी भी मांगी, मैं क्या गलती हो गई, आपको नहीं पूछा मैंने, एंड इनको चाय पानी पिला दिया। मेरे लिए थोड़ा नया एक्सपीरियंस था, मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था। सो यहाँ पे भी विराजमान हैं ही लड्डू गोपाल जी। ठीक है, यही इन्हीं को लेके आए थे आपके क्लाइंट? हाँ, इनको लेके आए। तो मुझे क्लाइंट का नाम क्या है? उनका नाम था, वो था अजय भाई, अजय जो भाई थे, एक रैपर थे उनके साथ ना, वो मथुरा से, अब ये जन्मभूमि से ही आए हैं। अच्छा, ठीक है। ओके। और अजैक्स नहीं, अजैक्स नाम था उनका, एक रैपर है और एक अजय भाई हैं, दो लोग थे जो लेके आए, जिनको मैं ज़िंदगी भर नहीं भूल सकता, क्योंकि इतनी बड़ी दौलत शोहरत दे दी तो क्या, कैसे। पर वो क्या सोच के लेके आए? वो फर्स्ट टाइम आए, वो मिलने के लिए आए कि मैं पाजी से मिलूंगा, टाइम नहीं मिल पा रहा था तो उनसे मिलने का। उस टाइम तक क्या रिक्की टी गिफ्ट रूलर फेमस हो चुका था? पता नहीं, मतलब शिव समारोह आ चुका था, कुछ गाने आ चुके थे, शिव समारोह आ चुका था, हाँ मतलब फेमस हो चुका है। नेक्स्ट, ठीक है। तो वो गाने चल चुके थे, तो वो आए, मिलने के लिए आए। वो खाली आता है तो उन्होंने ना एक ही बात कही कि भैया प्रभु जी, हमें तो बड़ा फील हो रहा है, हम कुछ नहीं लेके आए। वो रात को पहुँचे 10 बजे, और गाना करेंगे हम, और अभी तो पैसे वैसे भी नहीं लाए, हम तो बात करने के लिए ही आए थे, तो करेंगे, कोई बात नहीं, आप बेफिक्र होके जाओ, हम करेंगे। तो नेक्स्ट टाइम वो लड्डू गोपाल लेके आ गए कि हम पिछली बार खाली हाथ आए थे, अब लो लड्डू गोपाल ले आए हम। और मैं ना एक तरफ तो हैरान कि अब क्या करूँ मैं इनकी सेवा कर ही नहीं पाऊँगा। आर्टिस्ट तो रात भर जाके काम करना, ये सब चलता रहता था, तुम अपने खाने का समय नहीं था, अपने आप क्या करना है क्या नहीं करना है, चाय पीनी, बस चाय पे डिपेंड, खाना भी कमी। तो मैंने कहा अब इनकी सेवा कैसे करूँगा मैं, बट ये है नटखट, ये तो अपनी सेवा जिनसे करवानी है, लेनी है सेवा तो लेनी है। फिर तो मंदिर में विराजमान कर दिए, कपड़े पहना दिए। अब नग्न अवस्था में भी नहीं उनको रखते, क्योंकि बाल गोपाल हैं, अब घर में आए हैं, बच्चे हैं, तो जैसे अपने बच्चे को रखते हैं तो वैसे ही रखते हैं। तो रख दिए मंदिर में, मिश्री दे दी, मक्खन ले आया इनके लिए, बट वो भाव तो जो था वो धीरे धीरे ही उत्पन्न होना था। अब भोले बाबा से जो मांगा था वो ये फल है। आपको एक चीज़ बताता हूँ बहुत बड़ी। शिव महापुराण में एक श्लोक है, जब माँ पार्वती भोलेनाथ से पूछते हैं कि कलयुग में ऐसा क्या है जिसकी वजह से उद्धार हो जाए, किसकी आराधना ऐसी है जो सबसे टॉप की है, सबसे ऊपर क्या है, आप तो स्वयं भगवान हो, आपको सब पता है। तो राम अवतार के लिए तो उन्होंने वेट करवाया था, बट उन्होंने एक चीज़ कही थी कि आराधना नाम सर्वेशाम विष्णुर आराधना परम, कि आराधनाओं में सबसे ऊंची जो आराधना है वो भगवान विष्णु की है। अच्छा। और सबसे बड़े जो हैं वैष्णव हैं, वैष्णव उनको बोला जाता है जो बांके बिहारी, जो भगवान विष्णु के भक्त होते हैं। सबसे परम वैष्णव भोलेनाथ हैं। अच्छा। वो खुद मानते हैं, वो सभी पुराणों में हमारे जो हमारी उसमें जुड़े हैं जो लोग हमारे साथ, तो वो सब आचार्य जी वो सब ये बताते हैं कि परम वैष्णव शिव ही हैं। जब तक शिव की कृपा नहीं हो जाए, कहीं ना कहीं जो भी बांके बिहारी के भक्त हैं, आप देख लेना, उन्होंने शिव की कभी ना कभी भक्ति की होगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन्होंने कभी माना होगा उनको, तो शिव जी का फल है कि आपको बांके बिहारी तक पहुंचाया जाए। अच्छा। क्योंकि कलयुग में मुक्ति का द्वार ही श्री कृष्ण नाम है, राम नाम है। तो उनकी कृपा हुई जिसकी वजह से मुझे बांके बिहारी मिले।
ठीक है, लड्डू गोपाल जी आ मिल गए। गए। अब इन्होंने तो लीलाएं भी अपनी चलती रही। तो मेरी मदर ने, मैं इनको घर पे छोड़ के चला गया अपने फ्लैट में, और मैं हिमाचल जा रहा था, चंडीगढ़ में छोड़ के नान चला गया। तो मेरी मम्मा ने मेरे को एक बात बोली कि उनको साथ ले आया कर, ज़रूरी नहीं है कि है ना इतना पालन पोषण करना, नहीं हो पाएगा कोई बात नहीं, बट इतना कर लो कि जब आएँ तो साथ ले आएँ, अगली सीट पे बिठाना, तो और जब भी जाएँ तो साथ ले जाएँ इनको। एक दिन मैं ले गया, मुझे याद है, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। पूरे रास्ते मुझे लगा कि मैं शायद बातें करता आ रहा था इनके साथ। अच्छा। और सीट पे बैठे हुए थे, यूनिक सी चीज़ थी वो, अलग एक्सपीरियंस था। मज़ा ही आ गया, मज़ा आ गया। मेरी आंखें भर चुकी उस टाइम पे। तो ड्राइव करते करते बिल्कुल बिल्कुल अलग ही वाइब है, क्योंकि इनके साथ स्वार्थ वाला रिलेशन हो ही नहीं सकता। भगवान के दर पे मैं जाता था, मंदिर गए, भगवान ये दे दो, ऐसे कर लो। बट इन्होंने जो चीज़ की है वो नेक्स्ट लेवल ही। इनके साथ मांग ही नहीं सकता था, मांगने से पहले ही प्रोवाइड हो रही हैं चीज़ें। समझ में आया धीरे 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 कि है कौन ये। भगवान कृष्ण को समझना शुरू किया। ब्रह्मदेव ने बोला है, सारे पुराणों में आप देखोगे, जितने मैं पढ़ पाया हूँ, मैं भी अज्ञानी। पुराण पढ़े? मैं ये नहीं कहूँगा सारे पढ़ लिए, बट जो जिसमें कृष्ण भगवान से रिलेटेड है वो सब मैं पढ़ चुका हूँ। अब ब्रह्म पुराण में कहते हैं वो, ईश्वर परम सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। कि कौन है भगवान, कौन है, कौन कर रहा है सब कुछ। वो कह रहे कि सिर्फ कृष्ण भगवान ही हर कारण का कारण है। हम भी मिल रहे हैं, तो इसके पीछे बिहारी जी ने आपके पास आना था, तो ये कारण है। अब गीता में भगवान क्या कह रहे हैं, मतः परतरम ना किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम गणिसूत्रे मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। कि मेरे से सिवा कोई नहीं है। भोले बाबा बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। शक्ति का आप पढ़ोगे तो वक्षस्थल से बोला जाता है देवी पुराण में कि श्री कृष्ण के उनकी उत्पत्ति हुई है। तो सब चीज़ों का कृष्ण भगवान ने ये चीज़ बिल्कुल ठोक के कही है कि मैं ही हूँ जो हूँ, मैं ही कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। गीता में वेद व्यास जी जो हैं, उन्होंने कितने पुराण लिखे। लास्ट पुराण जो था गीता थी, गीता जो गणपति महाराज ने लिखी है, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा। कि उनकी संतुष्टि नहीं हुई कभी। गीता लिख दी, अब मेरी संतुष्टि है, विराट रूप भी सब कुछ पता चल गया क्या है क्या नहीं है। वो कह रहे हैं कि मेरे, अब हम एक यूनिवर्स को मान रहे हैं, मल्टीवर्स सुना होगा आपने कहीं ना कहीं। अब ब्रह्मांड कितने हैं, जितने प्रभु के, नारायण के, विष्णु भी 3 हैं। कर्मोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय, गर्भोदक्षाय विष्णु। कर्णोदक्षाय विष्णु के जितने रोम छिद्र हैं उतने अनंत ब्रह्मांड है जो सब कुछ चला है, और सब में एक ब्रह्मा विष्णु महेश का बताया गया है। अच्छा। तो ये ऐसा बोलते हैं, बोला गया है, आप पढ़ लेना, गूगल कर लेना आप। ये ऐसा बोलते हैं कि जब विष्णु भगवान श्वास लेते हैं तो सृष्टि की उत्पत्ति हो जाती है। ये चतुर्युग के बराबर, चतुर्युग में एक बार सांस अंदर लेते हैं, वो चतुर्युग में छोड़ते हैं। बाप रे। उतने में वो सांस लेते हैं फिर छोड़ते हैं। तो जितने भी हैं शिवों तक भी, मैं बोलते अनंत शिव भी हैं, वो भी मुझ में समा जाते हैं, विलीन हो जाते हैं। रिकी टी गिफ्ट रूलर ने मतलब पुराण पढ़ रखे हैं। बस बिहारी जी की कृपा है, जो मार्ग मिल गया मुझे, नहीं तो धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी। अब ये इन्होंने, अब समझ में आया कि मैं तो कुछ नहीं हूँ। अब खाटू श्याम की आप बात कर रहे थे, अब मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। बर्बरिक जी, आपको पता ही होगा, खाटू श्याम जी बर्बरिक जी हैं, जिनका शीश रखा गया था। कृष्ण भगवान के बहुत बड़े भक्त थे वो। उन्होंने वरदान भी दिया था कि कलयुग में रहेंगे। अब आपको पता है महाभारत का पूरा युद्ध हुआ। पांडवों ने कहा कि मैं अगर ऐसा ना करता तो ये हो जाता, मैं ऐसा ना करता तो ये हो जाता। तो पांडवों ने सब चीज़ें बोली। श्री कृष्ण ने एक ही स्माइल उनके चेहरे पे हमेशा रहती थी। तो उन्होंने एक बात कही कि एक काम करते हैं, उस पर्वत पे मैंने बर्बरिक जी को रखा हुआ है, उनका शीश रखा हुआ है, तो वही बता देंगे कि हैं। और वो उनके ही वंशज, उनका ही कुल था वो आगे जो पांडव थे। तो उन्होंने कहा कि तुम, हंसे वो बहुत ज़ोर से, तुम कह रहे हो तुमने मारा, मैंने क्या देखा मैं बताता हूँ तुम्हें। मरने वाला भी श्री कृष्ण था, मारने वाला भी श्री कृष्ण था। एक सुदर्शन चक्र चल रहा था, काली का खप्पर था, हनुमान जी झंडे पे थे जो विराजमान थे, हनुमान जी थे, और श्री कृष्ण ही थे सारी जगह। तुम कह रहे हो तुमने मारा है, मैं ही हूँ जो हूँ। श्री कृष्ण ये कह रहे हैं, हर जगह पे मैं हूँ। उन्होंने उनका अहंकार चूर कर दिया। धीरे धीरे फिर खाटू श्याम जी का पता चला, जो चूड़धार आपने नाम सुना, चूड़ेश्वर महाराज, नौराधार, वो मेरे कुल के देवता भी हैं। अच्छा। गया हूँ मैं एक बार। तो मैं गया, मुझे भी नहीं पता था कि यही श्रीगुलदेव है। उन्हीं को श्रीगुलदेव कहा जाता है। वहीं पे, वहाँ पे शीश रखा गया उनका। ऐसा बोला जाता है कि एक तो उधर हो गया, एक अपना कमरू नाग में भी बोला जाता है।
कुछ कहानी है, बट जितने पूर्वज बताते तो वहाँ शीश रखा गया था, ऐसा कुछ कहानी है। तो जो उनके अवतार हुए आगे आगे, जो अब पूर्ण अवतार हुआ, वो शीश के साथ तो नहीं कर सकते थे। उन्होंने, श्री कृष्ण ने कहा कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि अमर वरदान तो आपको है ही है, तो अगला जो जन्म हुआ उनका वहाँ पे हुआ था, तो वहाँ पे उन्होंने वो सब लीलाएं की थी। तो वो सब पढ़ा मैंने, धीरे धीरे समझ में आया। अब इनके लिए बाबा जी ने मुझे कहा था कि खाटू श्याम का गाना लिखना है। अब मैं क्या लिखूँगा, जितना आपके फ़ोन में जो चीज़ होती है वही चीज़ दिखाओगे ना, जो चीज़ गूगल पे भी या कहीं पे है नहीं, उसको चीज़ को कैसे दिखा दोगे। मेरे माइंड में था ही नहीं कुछ, मैं क्या लिख पाता। फिर पढ़ा आपने इस चक्कर में? पहले तो सरेंडर कर दिया भगवान को। सरेंडर का भी आपको भी बताऊंगा कि क्या सीन है। तो उनके बारे में सुना, जहाँ से सुना कि ये शिरगुल महाराज थे, ये ऐसे ऐसे कहानियाँ सुनी, इनकी कथाएं सुनी, तो लाइन है उसमें, शीश से बाबा शिरगुल कहलाए, हारेगा तुम ही केवल हो एक सहारा। तो खाटू श्याम जी को कहते हैं ना? हाँ, तो वो सब लिखा, तीन बाणधारी। बाबा जी ने मुझे बताया कि ये गाना जब मैंने डब किया तो मैं पूरे रास्ते मोहाली से ज़ीरकपुर तक के डिस्टेंस में मैं सुनते ही जा रहा था इसको। अच्छा। तो मेरी आंखों में तो आंसू थे कि मैंने तो किया ही नहीं है, लिख तो आप रहे हो, कर आप रहे हो, तो करवा दिया उन्होंने। तो अगेन एक हिट गाना हो गया वो, बहुत बड़ा तो नहीं बोल देंगे उसको, बहुत बड़ा हिट गाना हुआ है तो वो भी चलो प्रभु ने एक्सेप्ट किया उसको भी। वो खाटू श्याम जी का जो गाना था वो फर्स्ट टाइम मेरी हाजिरी कबूल हुई, तो आई गेस उसके बाद खाटू श्याम जी के वहाँ पे बुलाना भी शुरू हो गया था बाबा जी को, शो वगैरह भी उन्होंने स्टार्ट हाँ, किया। तो बाबा जी ने कैसे बोला कि खाटू श्याम जी का गाना लिखो, उनको क्या आया? होता ही है ना कि सभी के गाने कर रहे थे, बाबा जी ने कहा खाटू श्याम का भी कुछ करते हैं, है ना, जन्माष्टमी आ रही है, कुछ सॉरी उनका जन्म दिवस आ रहा है, तो करते हैं कुछ। अच्छा। तो ऐसे ही किया हमने। लास्ट शिवरात्रि पे आया था ना वो, इस शिवरात्रि ना लास्ट, ओ शिव ध्यानी, वो हाँ, वो शिवरात्रि पे है। वो औघड़ ध्यानी जी, अखियाँ खोल। उसमें भी अगेन वो तबले का यूज। अच्छा, ये तबला बहुत यूज करते हो आप। मेरी ऑब्जर्वेशन गलत तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। इस वाले में तो आपका ओ शिव ध्यानी वाला जो अखियाँ खोले दे शिव भोले, बिल्कुल तबले से स्टार्ट हो रहा है एंड देन फिर वो ब्लेंड कर रहे हो आप उसको फिर मॉडर्न उसमें। एक सिग्नेचर तो हर एक आर्टिस्ट का होता है, आप भी मानते हो, चाहे वो रहमान साहब हो, प्रीतम जी हो, उनकी एक क्वालिटी से पता लग जाता है, तो वो होना ज़रूरी भी है कहीं ना कहीं। बट मेरा जो लिसनिंग थी, मैंने कवालीज़ को बहुत सुना है, नुसरत फ़तेह अली खान साहब को बहुत सुना है मैंने, और अपना जुनून बैंड का बहुत बड़ा फ़ैन था मैं एक टाइम पे। तो उनका जो जॉनर था वो रॉक म्यूज़िक के वजह से मैंने सुना, फ्यूजन भी करते थे ना वो बहुत। बिल्कुल। और नुसरत फ़तेह अली खान साहब उस समय में माइकल ब्रूक नाम का जो एक आर्टिस्ट है उसके साथ किया उन्होंने कोलैब जो उस तरीके का। तो उसके बाद जुनून बैंड ने जो किया वो भी एक यूनिक कॉन्सेप्ट था। तो वो चीज़ें मैंने सुनी हैं, वो चीज़ें दिमाग में थी। तो वो तबला जो है वो वहाँ से गिटार और तबले का जो फ्यूज़न बनता है ना, वो एक अलग ही सा हो जाता है थोड़ा सा। सो माधवास बैंड के आपने जिक्र किया था? जी ब्रो जी। तो कभी उनके साथ फिर उसके बाद हुआ कुछ? वैसे ही उन्होंने कहा था कि कुछ करेंगे हम लोग साथ में, कोई बात नहीं, आप बनाना कुछ। मैं वृंदावन भी गया था मिलने उनसे, तो मिल नहीं पाया मैंने गाना भेजा उन्हें एक, उन्हें काफ़ी पसंद आया। खुद ही लिखा था? खुद ही लिख के भेजा, अभी आना है वो। कहते ब्यूटीफुल, और इसको हमारे लिए एक चैलेंजिंग सा रहेगा, गरबा बीट्स पे ही है उनका वो, तो हमारे लिए एक नया कॉन्सेप्ट रहेगा ये एक, तो इसको करते हैं हम लोग। फिर उसके बाद उनका फिर मुझे कुछ टाइम बाद फिर आता है फ़ोन मैसेज, वो भी इतने ही डाउन टू अर्थ हैं। उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो। कितने बड़े आर्टिस्ट हैं वो, बहुत बड़ा। उन्होंने कहा कि आप मेरी हेल्प कर सकते हो, मुझे कुछ कंपनीज़ को 2 गाने देने हैं। कंपनी का मैं जिक्र नहीं करता अभी क्योंकि पता नहीं कहाँ है कहाँ नहीं है। मैंने बना के दिया उन्हें, उन्होंने कहा कि वंडरफुल, इसको करते हैं हम। और ये तो अभी 3 गाने बेसिकली उनके साथ कर रहा हूँ। अच्छा। और उन्होंने ये भी कहा कि अपना गाना क्यों नहीं करते हो आप? क्यों नहीं कर रहे हो बताओ? आप काम में इतना व्यस्त लगता है कि म्यूज़िक के लिए चुना है भगवान ने। उन्होंने कहा कि नहीं, आप ये मत करो कि आप अपने लिए कर रहे हो। जो मेरा भी शायद थॉट प्रोसेस अब यही है कि हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, प्रकृति के लिए कर रहे हैं। प्रकृति आपसे काम चाह रही है, आपके थ्रू पता नहीं कितने लोग भजन सुने क्या है, तो आप भजन के तौर पे उसको करो। मैंने किया, मैं कहा चलो। और उन्होंने इतनी प्यारी बात लिखी कि अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी कि वीडियो में हमें फ़ीचर भी करना है तो हम फ़ीचर भी हो जाएंगे। वाह। तो कुछ बताओ ना उनके बारे में, अभी आजकल क्या कर रहे हैं वो, क्या कुछ बात हुई, कॉन्वर्सेशन कुछ? बिकॉज माधवास बैंड जिनको नहीं पता है प्लीज़ सर्च करना, जिनको नहीं पता है वैसे पता ही होगा, उनके फेमस भजन है ना वो, कन्हैया 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 पुकारा करेंगे, मेरे बांके बिहारी लाल, मेरे बांके बिहारी लाल। जी प्रभु जी। उनका तो गा पाओगे नहीं गा पाओगे?
वो तो गा सकते हैं। गाओ ना प्लीज, ये इसके लिए तुम्हें मना नहीं है। जी जी। मेरे बांके बिहारी लाल तुम इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी प्यारे, नजर तो है लग जाएगी। और दूसरा गाना था ना, कन्हैया कन्हैया पुकारा, ये इनको तो क्या कहते हैं, अपना रिकी मना नहीं करेगा गाने के लिए। अब आप बिहारी जी के लिए बोल रहे तो क्या बोल सकते हैं। बिहारी जी देख लो। जय श्री कृष्ण। ओके। कन्हैया कन्हैया पुकारा करेंगे, लताओं में ब्रज की निहारा करेंगे, कहीं तो मिलेंगे वो बांके बिहारी, उन्हीं के चरण चित लगाया करेंगे। बहुत ही बढ़िया। सो अभी वो क्या कर रहे हैं यार, मतलब और मतलब कुछ कॉन्वर्सेशंस हुई हैं उनके बारे वो में? सिर्फ सेवा में लगे हुए हैं। वो ये नहीं कहते कि हम भजन कर रहे हैं, मेरी सेवाएं चली हुई हैं। आप कभी देखोगे उनका चैनल वगैरह, सेवाएं चली हुई हैं। वो कभी प्रसादम कर रहे हैं, गौशाला उनकी है, गाड़ी उन्होंने एक फ्री में चलाई हुई है जो टूरिस्ट के लिए जिनको दिक्कत है, कम बजट में चलाई हुई है। तो गौचारा, ये सब उनकी सेवाएं चली हुई हैं। जो बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ रहे हैं उनके लिए ड्रेसेस प्रोवाइड करा रहे हैं। तो फाइनली वो जो कर रहे हैं वो सरेंडर वाला ही सिस्टम है, उन्होंने कर दिया प्रभु को। और वो भी यही सिस्टम है कि दास हैं प्रभु के एक तरीके से। मैं बात करता हूँ तो समझ में आता है। वो भक्ति का सिर्फ, मैं उन्हें ये बोलता हूँ, प्रभु जी मैं आपकी भक्ति का 0% भी बन जाऊँ ना, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन्होंने एक ही बात कही, भक्ति के लिए आपको ये भूलना पड़ेगा कि मैं कुछ कर रहा हूँ। कभी गीता, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि एक बार गीता हर एक इंसान को पढ़ना चाहिए। उसमें ज़िंदगी सिखाई गई है। गीता का एक श्लोक है, पूरी गीता कोई ना पढ़ सके, उसमें एक सार है। तो 18.66 में गीता में भगवान कह रहे हैं, सर्वधर्मांत परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। कि सभी धर्मों का परित्याग करके तो केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तेरे को सभी पापों से बचाऊंगा। तो सरेंडर जो है, सरेंडर ही सब कुछ है मेरे हिसाब से। तो स्पिरिचुअलिटी की बात हो ही रही है, तो जब आपके पास लड्डू गोपाल जी आए, जी प्रभु, उसके बाद क्या क्या लीलाएं, क्योंकि ये लीलाधर हैं। जब ये आए थे, मैं कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ, जितने मेरे सर्कल में लोग हैं सभी जानते हैं, सभी इस इंटरव्यू को, पॉडकास्ट को देखेंगे, लोग ये बोलते हैं कि इनका वेट तक बढ़ गया। मान सकते हो आप बात? इतना बड़ा मेरे पास एक थैला है इनके कपड़ों का, अगर मैं आपके सामने रख दूंगा, मैं बोलूँगा ये इनको कपड़ा जो पहना होता है किसी ने, उसका पता चल जाता है ना कि ये पहना हुआ है। ऑब्वियसली वो कपड़ा आपको पता चल जाएगा इन्होंने पहना हुआ है। आज वो एक कपड़ा भी नहीं आता इन्हें। अच्छा। इतना बड़ा थैला है, उस आधे से ज़्यादा कपड़े उनको आते ही नहीं है। किसी को शक है या कुछ है तो मैं तो प्रूफ दे सकता हूँ। जैसे भक्ति को, जैसे इनको भक्ति की आंखों से देखा जा सकता है, नॉर्मल आइज से आप नहीं देख सकते हो। 3D सनग्लासेस जैसे होते हैं बस। सो ही इज़ वर्किंग लाइक दैट। मैं देखा आपको किस तरीके से, पहले आप कुछ भी खाते हो, अगर कुछ भी खा रहे हो तो पहले आप बिहारी जी को प्रभु जी भोग लगा रहे हो, फिर पानी के लिए आपने रखा हुआ है, उसमें पानी भी ला रहे हो, मतलब अभी भी आई गेस पानी है उसमें। सो पूरी डेडिकेशन दिखती है आपकी। उठते ही इनको पानी पिलाना, प्रसाद लगाना, नहलाना, ये रूटीन डेली की है। अभी कपड़े बदलने इनके, इन्हें इत्र लगाना। इत्र भी लगाते हो? इत्र लगता कौन सा इत्र रखा है? इत्र इनका मैं वृंदावन से ही लेके आया हूँ। जो वो बनाते हैं वहाँ पे ना, जो इन्हें स्पेशल चढ़ते हैं वही हैं। पहले इनको भोग लगाना, फिर ब्रेकफास्ट करना, फिर उसके बाद अपनी मालाएं तो चलती हैं, माला तो डेली चलती है अपनी। माला भी जपते हो? माला तो ये कहाँ? ये पता नहीं, बस अंदर से ही आया। ओके। क्योंकि कलयुग केवल नाम आधार ऐसे बोला जाता है ना, तो नाम ही है जो हमें पार लगाएगा, अर्थात कुछ नहीं है। तो वो नाम लेना बहुत ज़रूरी है, वो हमारी डायरेक्ट टिकट है, PR है हमारी गोलोक धाम की। और फिर रात को सोने वाला? तो सारा दिन ये साथ ही होते हैं, बिठाता हूँ काम के लिए स्टूडियो में भी। इन्हें छोटा सा पावर नैप भी दिला देते हैं बीच में। कैसे? 3-4 बजे के आसपास कुछ खिलाया पिलाया और बोल दिया बिहारी जी आप सो जाओ। अच्छा, बस बोल दिया, हो गया? बोल दिया। और नहीं सुलाना पड़ता है, ऐसा नहीं है कि बिठा दिया और बोल दिया। इनकी पगड़ी उतारी, वस्त्र वगैरह जो होते हैं जैसे हम लोग पहनते हैं, जैसे हमारी रूटीन है बस सेम, दूसरे वस्त्र चेंज करके इन्हें सुलाया, लिटाया, कंबल दिया। इनका पूरा बेड है, कंबल है इनका, तकिया है, सब कुछ है, वस्त्र हैं इनके अलग अलग। रिकी का मतलब अलग ही ट्रांसफॉर्मेशन हो गया है, एटम बॉम्ब से लेके, मतलब प्रभु कृपा है। अब बांके बिहारी लड्डू गोपाल जी की पूरी सेवा में। वाह, ये ट्रांसफॉर्मेशन। मुझे लगा था कि कोई मतलब बाबा जी के गाने बनाते हैं, भक्तिमय है, ठीक है, अच्छा, मुझे बताया था किसी ने कि स्पिरिचुअल भी है, बट
इतना डीपली आप मतलब रूटेड हो ये नहीं था मुझे पता। एंड मिलके मुझे ये सब देख के तो मुझे मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस है। मैंने इस तरीके से, और अभी आपकी एज ही क्या है यार? आई गेस 28। 28 एज में मतलब आप तो यार अलग ही ट्रेंड सेट कर रहे हो मतलब आज की यूथ के लिए। मैंने नहीं देखा इस तरीके से किसी। इसमें बाबा जी का बहुत बड़ा हाथ है, आप भी मानते हो इस चीज़ को। उन्होंने जिस तरीके से यूथ को ना कन्वर्ट कर दिया, डाइवर्ट ही कर दिया पूरा जो है हाँ भक्ति की तरफ। हाँ। तो यंग यूथ जो है, जो लोग सुन रहे हैं, हम जैसे भी उसमें ही हैं फिर धीरे धीरे। तो बिहारी जी की अलग ही लीला, इन्होंने खींच लिया पूरा। तो वृंदावन कितनी बार जाना हुआ? वृंदावन जाना ही नहीं हो पा रहा था। पहली बार कब गए हो? वही माधवास वाला इंसिडेंट बताता हूँ। तो मेरे एक राधा शरणम आंटी जी हैं एक ना, तो माई बोलते हैं हम तो उन्हें प्यार से। उनका बर्थडे था, उन्होंने कहा कि एक काम करते हैं। अब मुझे, जो लोग मुझे जानते हैं सबको पता है कि मुझे अगर लपेटना होता है किसी चीज़ में तो बिहारी जी को बीच में ले आते हैं। अच्छा। हाँ, एक काम करते हैं, हम हरि नाम करेंगे और आप हरि नाम में आ जाओ। अब मैं मुकर कैसे सकूँ उन्हें? मैंने कहा ठीक है जी, मैं आ जाऊँगा। बर्थडे के लिए मैं सोच विचार कर रहा था कि जो लोग रिकी को नहीं जानते हैं और जिनको रिकी से कुछ काम होगा इन फ्यूचर, अगर इनको लपेटना होगा तो बिहारी जी। पर बेटा ध्यान से लपेटना, ऐसा ना हो कहीं बिहारी जी लपेट रहे हैं। राइट। ठीक है। फिर तो जब भूमि पे गया तो मुझे तो बस आंसू ही थे। अच्छा। जो वृंदावन जाते हैं वो बेवजह जो आंसू है ना, वो प्रभु के ही हैं। वो किसी ऐसे नहीं है कि मुझे दुख है या मुझे कुछ है। दुख तो आपको याद ही नहीं आएगा। भक्ति रस के भाव के आंसू। भाव के आंसू है, भक्ति भाव के आंसू। कि क्या लीलाएं करी उन्होंने। यहाँ पे वो चरण रखते थे, यहाँ पे वो ये सब करते थे। इन्होंने जो त्याग किया है शायद किसी और ने किया नहीं होगा आज तक। जिनके साथ आप सोचो, जिसने आपको पाला हो, जिसने जन्म दिया हो, जो आपके यार दोस्त हैं, एक आप सबके इतने प्यारे हो, जब आप उनको छोड़ के जा रहे हो सबको। जिन्होंने जन्म दिया उनको तो छोड़ ही दिया था बचपन में ही। जिन्होंने इतने साल पाला उन्हें 14 साल बाद पता चले कि तो मेरा बच्चा ही नहीं था। हाँ। तो वो भाव जब उत्पन्न होता है ना, तो उसके लिए रोना कहीं ना कहीं से आ जाता है। और एक बहुत ही अच्छा गाना है जो बाबा जी ने निभाया है, वो तो आप ही बताएंगे कि कैसा बना है कैसा नहीं, बट जो भाव है श्रीमती राधा रानी का, वो अभी नेक्स्ट गाना हमारा आ रहा है बाबा जी के साथ। अच्छा। राधा के सांवरे। वो प्रभु ने मेरे को सौभाग्य दिया कि मैं वो लिख पाया हूँ, वो भाव को प्रकट कर पाया हूँ। तो वो जो भाव है वो बनाते हुए भी अश्रु थे आंखों में। अच्छा। अश्क थे जो थे, बह रहे थे कि वो रोंगटे जितनी बार भी होता है तो वो रुला देता है। अपने गाने मुझे सच बताऊं तो मुझे मोस्टली कोई भी पसंद नहीं है। मतलब है, अच्छे लगते हैं, सब हैं, बट बना दिए भूल जाओ, बना दिया भूल जाओ। अब नेक्स्ट ये नहीं कि मैं उस गाने के उस पे ही मैं लेके बैठा रहा हूँ कि भाई अब हो गया, ये मेरा गाना है, ये है वो, ठीक है वो प्रोफाइल के लिए ओके। बट वो गाना जो पर्सनली मुझे टच किया ना, कब आ रहा है? शायद राधाष्टमी आ रही है अभी 20-22 के आसपास है। तो इस मंथ आ रहा है। अरे वाह। तो वो गाना मेरे साथ मतलब बहुत जुड़ा हुआ है मुझसे। ओके। उससे बहुत लगा हुआ है। तो उसमें वर्णन किया गया है क्या नाम क्या है गाने का? राधा के सांवरे है शायद। ये तो मैं सुनना चाहूँगा फॉर श्योर। तो मज़ा आ गया उसको, मतलब वो देख के जब दर्शन किए, बांके बिहारी के दर्शन किए, चरणों के दर्शन किए। बांके बिहारी कोई मूर्ति तो है नहीं, आपको पता हो शायद। वो आप म्यूजिशियन हो, तानसेन का नाम सुना होगा आपने जी। उनके जो स्वामी गुरु थे, जो स्वामी हरिदास जी, उन्होंने सारी ज़िंदगी जो अकबर वगैरह थे तो इन्होंने गवाया। वो तानसेन जी गाते थे इनके लिए, तो वो गाते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है? तो उनके गुरु थे वो स्वामी हरिदास जी। बोलते बुलाओ मेरे महल में, वो नहीं आते थे। कहते मैं तो सिर्फ अपने बिहारी जी के लिए गाता हूँ। तो उन्होंने वो कहते कि लाखों रुपए की कीमत उस वक्त पे होती थी उस इत्र की, वो लेके आए। उन्होंने ऐसे किया चरणों में, लो प्रभु के, तो वो दे दिया। वो अपने लिए नहीं, तो उन्होंने संगीत से प्रकट किया था उस मूर्ति को, जो आज बांके बिहारी मंदिर है। बाप रे। तो वो संगीत से प्रकट हुए हैं। साइंटिस्ट भी आ गए, उसमें कोई जोड़ नहीं है, तोड़ नहीं है, कोई नकाशी नहीं की हुई है। तो बिहारी जी हैं, छुटकू से हैं, प्यारे से, हमारे नटखट से लाल जो दिखते हैं वो देख के। और राधा रमन जी जाओगे, मैं जा नहीं पाया हूँ बट इतने से हैं राधा रमन जी, तो कैसे आपका प्यार नहीं जागेगा। तो जब उनसे नैन मिलाते हैं ना, 2 मिनट के अंतराल में पर्दा लग जाता है। कहते हैं कि कोई इनसे डायरेक्ट आइज़ मिला ले तो साथ चल पड़ते हैं, इतने नटखट हैं। तो पर्दा लगा देते हैं। तो बिहारी जी से आंखें मिला के ही तो चूर चूर सब। अभी भी आप इमोशनल हो गए हो थोड़ा? हाँ, तो मतलब उनके साथ जो है वो, मैं शायद शब्दों में, ये बहुत छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी, उनको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। फर्स्ट टाइम गया तो ठीक है, बिहारी जी की लीलाएं ऐसी हैं, जल पिला नहीं पाया इनको, ठीक है, पूरे रास्ते था, क्योंकि हाथ धोने होते हैं, सारी चीज़ें होती है, हाथ में रखा हुआ है, तो मैं ऐसे पिलाता नहीं हूँ।
तो आप यकीन करोगे वो गिलास बांके बिहारी मंदिर के अंदर दरवाजे पे चौखट पे गिर गया जो इनका गिलास था। मैं पूरे रास्ते बोलता रहा बिहारी जी माफ़ करना, मैं आपको जब भी अभी रूम में जाऊँगा, होटल में जाऊँगा तो मैं वहाँ जाके आपको पानी पिलाऊंगा। और मैं शॉक्ड, मैं देख रहा हूँ कि गिलास, मैं कहा प्रभु स्वीकार कर लिया आपने। वाह। हाँ, तो मैं कहा आपका तरीका अलग है बताने का और मैं समझ गया हूँ, बस इतना बहुत है मेरे लिए। तो बस वो बिहारी जी की लीलाएं, इनको तो महादेव नहीं समझ सकते। इनको 33 करोड़ देवी देवता हैं, वो नहीं समझ पाए। तो बिहारी जी का कोई भजन हो जाए फिर। फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी, और संग में सज रही हैं, और संग में सज रही हैं वृषभानु की दुलारी, फूलों में सज रहे हैं श्री वृंदावन बिहारी। वाह। गाते क्यों नहीं हो भाई, अपने गाने निकालो, सही कह रहे थे वो। और दूसरी बात, ये जो गाना है ये मैंने सुन रखा है विनोद अग्रवाल जी, जिन्होंने बहुत ही अलग, मैं तो विनोद अग्रवाल जी को मैंने बहुत सुना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सुना है। सो आपने पर बहुत अच्छा निभाया है इसको अपने लेवल पे, बहुत अच्छा। इसके तबला वादक भी आज हमारे साथ हैं, बिल्कुल है तबला वादक मोहित भाई, जिन्होंने इस वीडियो में तबला बजाया हुआ है। तो अच्छा, एक गाना आपने किया था पीछे से, एक मैं उस आर्टिस्ट को पर्सनली तो नहीं जानता हूँ बट मुझे बहुत पसंद आया था वो गाना। मैंने कहाँ सुना, मैंने वाइसुर स्टूडियो वाले ने शेयर किया है तो मैंने देखा था वो गाना। और नाम आपका दिख जाता है तो फिर समझ आ जाता है अच्छा कुछ तो होगा इस गाने में। फिर हम सुन लेते हैं कि अच्छा चलो सुन तो लें एटलीस्ट एक बार। सुना, मुझे बहुत पसंद आया। उसमें म्यूजिक आपने किया हुआ है, लिखा तो शायद उसने खुद ही है, लड़के उन्होंने खुद लिखा है। उनका नाम है अक्षय भैया, और उनकी सिस्टर हैं छोटे। हाँ, तो भैया दीदी ने किया था। तो बहुत ही प्यारा गाना था वो। गाने का नाम है हे भोले, हे भोले। हाँ, हे भोले बाबा, वो भी 7/8 पे ही है। वो बहुत ही प्यारा भजन है। तो बिल्कुल बहुत ही प्यारा भजन, बहुत अंडररेटेड है पर वो भी। हाँ, मतलब मैंने खुद बहुत बार सुन लिया है यार। खुद तू पिए है विश्व क्या प्याला, अमृत ना मांगे कभी, हे भोले बाबा। बहुत ही प्यारा आपने म्यूजिक भी दिया। अच्छा, आप कोई प्रोजेक्ट सेलेक्ट कैसे करते हो? तो क्या आप सबको हाँ बोलते हो, सबके गाने करते हो आप, या फिर कोई फिल्टर है, या गाना सुनते हो पहले? मैं गाना पहले व्हाट्सएप ज़रूर करवाता हूँ, एक बार गाना सुनता हूँ। और मेरा ऐसा नहीं है कि मुझे पैसा ही कमाना है, तो जिसका मुझे लगता है कि अभी रियाज़ की ज़रूरत है या इनका नहीं है, थोड़ा और टाइम लगेगा, तो मैं उनको बोल देता हूँ कि आप समय और पैसा मत वेस्ट करो, थोड़ा टाइम रुक जाओ, रियाज़ करके आ पाओ या कुछ भी है। इसलिए मैं बिल्कुल अपने काम के साथ होना बहुत ज़रूरी है। काम की कमी नहीं रहेगी, क्योंकि अगर आप ईमानदार रहेंगे अपने काम के साथ तो कोई कमी नहीं रहेगी। किसी को भी अगर रिकी टी गिफ्ट रूलर से गाना करवाना है तो प्रोसेस बता दीजिए बस एक बार। कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम पे नंबर पड़ा हुआ है, मैसेज कोई भी करता है, सभी लोग जानते हैं, सबको रिप्लाई जाता है। तो जितने भी मैसेजेस आते हैं सबका रिप्लाई जाता है, चाहे वो फील्ड से है नहीं है, तो सबसे बात होती है मेरी। और रिकी टी गिफ्ट रूलर जी पाए कहाँ जाते हैं? मैं मोहाली में ही होता हूँ। तो बेसिकली अगर आपको गाना करवाना है अपना, जो भी पॉडकास्ट देख रहे हैं और चाहते हैं कि रिकी जी के थ्रू गाना करें, तो आपको आना पड़ेगा मोहाली, चंडीगढ़ मोहाली, सेक्टर 111 TDI सिटी। अब इससे ज़्यादा नहीं बताएंगे, फिर वो ज़्यादा लोग पहुँच जाएंगे। एंड करने से पहले एक बात बताओ, लास्ट में एक बात पूछ लेता हूँ, अभी सिंगल हो? अभी तो सिंगल हूँ। ओके, घर वालों का प्रेशर नहीं आ रहा? अभी एज भी हो रखी है। पूछ लेते हैं, वो बोल देते हैं कि कर लो शादी, बट उन्हें पता है कि एक साइड बिहारी जी हैं तो ये मस्त हुआ है। अभी किसी को भी बोलता भी है तो ये कहते हैं वो तो पूजा में घुस गया, पूजा पाठ में अच्छे तरीके से। तो अभी तो नहीं, मुझे लगता अभी टाइम है, थोड़ा सा कर लेते हैं अभी काम। तो अभी लाइफ में कोई है भी नहीं बिहारी जी के अलावा? बिहारी जी हैं ऐसे हैं, मैं झूठ तो कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं रिलेशनशिप में ही हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, ठीक है। तो मैं नाम तो नहीं बोलूँगा किसी का, बट मैं पूरा मुंह पे बोलने वाली बात होती है मेरी, मैं सच ही बोलता हूँ। तो ऐसे मैं रिलेशनशिप, बिहारी जी के सामने झूठ बोल भी नहीं सकता? नहीं बोल सकता, उनके आगे वो सब जानते हैं, वो अभी दिखा देंगे मुझे। कुछ नहीं करना है इन्होंने, ऊपर तक टायर पंचर कर देना मेरा। फिर मैं करूँगा भैया यहाँ कोई पंचर की दुकान है, छोटी छोटी, फिर मैं आऊँगा, हाँ कोई नहीं। तो मैं, अच्छा, ऐसा है चला हुआ, ऐसा कुछ नहीं है, तो सब बढ़िया चला हुआ है। एक टाइम होता है, मुझे अभी भक्ति से, मुझे मेरे और इनके बीच में कोई आएगा ना तो मुझे लगता है
फिर वो अच्छा तो नहीं। क्या जिनके साथ आप रिलेशन में हो, जो भी जिनका नाम आप नहीं ले रहे हो अभी, वो फुल सपोर्ट करते हैं इस चीज़ में? बिल्कुल बिल्कुल साथ है, सपोर्ट है, इसीलिए साथ हैं। अगर कोई ऐसा होता तो आज के टाइम में इतना अंडरस्टैंडिंग पर्सन मिलना मतलब इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ऑनेस्टली बताऊं, बहुत रेयर होता है। बट स्टिल यू हैव फाउंड समवन जो इस तरीके से आपको सपोर्ट कर रहे हैं और जी वो कर रहे हैं, तो आई थिंक ये भी यही करवा रहे हैं। सब बोला ना आपको, सर्व कारण कारणम, गोविंद सर्व कारण कारणम, तो सब ही हो रहा है, इनकी लीलाएं। ये जो आपने बोला है इसको क्या कंपोज कर पाओगे अभी? कर भी सकते हैं, बट थोड़ा सा अपने अस्त्र शस्त्र होते तो और ही अस्त्र शस्त्र के बिना नहीं हो पाएगा, थोड़ा बहुत कोई नोट पकड़ के। सर्व कारणम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारणम, कुछ भी मतलब लाइक अब इंस्ट्रूमेंट होता तो और बेटर होता था। वाह वाह वाह, मान गया मैं। मतलब एक कंपोजर की ना एक पहचान होती है, उसको स्पॉट ऑन भी कुछ दे दो ना, मतलब ठीक है कई बार नहीं भी बनती है चीज़ें, बट ट्राई करता है अपनी तरफ से पूरा। हाँ, आपने बट ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं तो कोई और चीज़ हो जाती है। हाँ, अब एट द सपोर्ट क्या ही वो होता है, तो but जो भी बिहारी जी ने निकलवा दिया। वाह, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, मज़ा आ गया। सो इन्हीं बातों के साथ इसको आज विराम देते हैं। आई होप आपको मज़ा आया होगा यहाँ आके। बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। एंड मिलेंगे और जल्दी मिलते मैं चाहूँगा कि अभी तो ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, नेक्स्ट टाइम और ज़्यादा बातें करें। जब भी आप नेक्स्ट टाइम हम चाहेंगे आप नेक्स्ट टाइम फिर से आए। ज़रूर प्रभु जी। बिहारी जी को आपको क्या रखो करे, बिहारी जी नेक्स्ट टाइम ज़रूर लेके आना है इनको भी, बिकॉज आपके आगे तो क्या रिक्वेस्ट। हाँ, ये ले जाते हैं ना साथ साथ। ऑब्वियसली रिक्वेस्ट उधर ही करनी पड़ेगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत से लोग करते हैं। अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा हूँ, सच बताऊँ आपको, तो वो लोग क्या करते हैं, तो एक शुभम भाई भी हैं और बहुत से लोग हैं, वो इनको बीच में डाल देते हैं। अच्छा, आप देखो। हाँ, तो वो राधा रानी को बोल देंगे कि आप बोलो, वो मैसेज में ही लिखते हैं कि प्लीज़ राधा रानी के लिए एक बार फ़ोन उठा लो, तो उठाना पड़ता है। फिर अब जहाँ से अब जब पीएम से अप्रोच लगा दी तो अब क्या कर सकते हैं अब। बाप रे, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। मैं भी हरे कृष्णा बोलूँगा, हरे कृष्णा। The Himachali Podcast.